रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया गया है। सबसे पहले समझते हैं बीपीएससी का सिलेबस। बीपीएससी सिलेबस को समझते हैं। ये सबको पता है कि 3 चरण में एग्जाम होता है। बीपीएससी का जो एग्जाम होता है वो 3 चरण में होता है। प्रारंभिक चरण, इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। इसमें क्या होते हैं? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। कितना? 150। देखिए, आयोग की तरफ से ऐसा दिया हुआ नहीं है कि इस पेपर से इतना क्वेश्चन आएगा, जैसे कि झारखंड में होता है, वैसा इसमें नहीं है। ठीक ना? तो इसमें ऐसा वैसा नहीं है कि आपका इस सेक्शन से इतना आएगा, लेकिन हम लोग पुराने क्वेश्चंस को देख करके सबसे ज्यादा, अगर उस पुराने क्वेश्चंस को देखते हुए एक अनुमान है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आता है? हिस्ट्री से। हिस्ट्री में भी सभी हिस्ट्री में नहीं, मॉडर्न से आपको एंशिएंट और मेडाइवल से लिमिट में आते हैं। 5 से 10 क्वेश्चन, दोनों मिला के 10 क्वेश्चन बहुत है। उसके बाद दूसरा सेक्शन इसमें अगर किसी का सबसे ज्यादा है, पहले तो कोई भी आ जाता था, लेकिन आजकल बीते कुछ दिनों से देखा जा रहा है करंट। हिस्ट्री के बाद यदि सबसे ज्यादा किसी से आ रहा है तो करंट से आ रहा है। उसके बाद आपको बिहार विशेष, फिर आपका आता है साइंस, उसके बाद पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी। ये सबका आगे पीछे होता रहता है। जैसे किसी साल पॉलिटी 15 दे देगा, किसी साल 10 देगा, किसी साल 20 दे देगा। साइंस ही है, किसी साल 30 भी दे देगा, किसी साल 20 भी दे देगा, कोई ये नहीं है। उसके बाद बिहार विशेष का भी वही बात है, किसी साल 20 देगा, किसी साल 30 देगा, उससे भी ज्यादा दे देता है। तो ये सब मिला जुला करके चलता है। लेकिन मेन सेक्शन इसका याद रखिएगा, हिस्ट्री। इसमें पहले तो 55 से 60 क्वेश्चन आता था। बीते कुछ सालों में देखा गया कि इसका ग्राफ गिराया है। अब ये क्वेश्चन 40 से 45 में है, इतना आता है। हो सकता है कि ये ग्राफ और गिर जाए, जिस हिसाब से कट ऑफ हाई हो रहे हैं बीपीएससी के सारे एग्जाम का, तो हो सकता है कि ये जो ग्राफ है इसको गिरा देगा, हिस्ट्री सेक्शन को कमजोर कर देगा। तो ये प्रारंभिक परीक्षा है। 150 नंबर का ये होता है, टोटल 150 नंबर का होता है। और अंक भी इसमें होता है कितना? 150 ही अंक होता है। एक क्वेश्चन में 1 अंक। समय कितना दिया जाता है? समय दिया जाता है 120 मिनट। लेकिन स्टूडेंट को 110 मिनट लेके चलना है। 10 मिनट आपका समय चला जाएगा इधर उधर में। जैसे साइन करने आया, एक बार साइन कराने आया, आगे पीछे कुछ भी है, कोई आ गया है ऑफिसर, अब आधार कार्ड आपका चेक कर रहा है, किसी प्रकार का होता है, मजिस्ट्रेट ही आ गए, वो चेक कर रहा है आपका, बहुत सारी होते बातें हो जाती है। तो 10 मिनट मैनेज करके चलना, आपको ये लेके चलना है कि 110 मिनट का होता है। इसमें 10 नंबर का मैथ भी होता है। मैथ ज्यादा नहीं, मैथ से जो आता है वो 10 नंबर का आता है। तो मैथ का स्पेशली चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि इस शिफ्ट में हमेशा ध्यान रखना है बीपीएससी के पीटी एग्जाम में कि मैथ सेक्शन, आप भले ही मैथ में कितनों भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन मैथ सेक्शन को सबसे लास्ट में टच करना है। पहले आपको जीएस सेक्शन करना। रीजन कि आप कितनों भी इंटेलिजेंट हो, तो मैथ को बनाने में, एक मैथ बनाने में अगर 1.5 मिनट भी लगा रहे तो 10-15 मिनट तो आपका ले लिया टोटल। और ये 15 मिनट में आप 15 से 20 जीएस को चाहे तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप उतने इंटेलिजेंट है, जब मैथ इतने फास्ट बना रहे हैं। तो इसी वजह से मैथ को हमेशा कहते हैं कि इसको सबसे लास्ट में टच करना है। ये भी नहीं करे कि इसको छोड़ के आना है, लेकिन इसको सब पहले आराम से जीएस बनाना है। जीएस बनने के बाद फिर इसको रिलैक्स होकर बनाना है। अब इतना देर से स्टूडेंट एक्सेप्ट भेज रहे हैं, पिछले 3 दिनों से लिंक को कम से कम 10 बार तो जरूर सारे ग्रुप में भेजे होंगे। उसके बाद भी ये स्टूडेंट, ऐसे स्टूडेंट कहते हैं कि हिंदी मीडियम के साथ आयोग भेदभाव कर रही है। भेदभाव आप खुद के साथ कर रहे हैं। तो मैथ 10 नंबर का होता है। इसको सबसे
लास्ट में ही टच करना है। ऐसा एक रणनीति जो कहती है, ज़्यादा मैथ रहता तब कोई बात नहीं, लेकिन चूँकि यहाँ जीएस का ज़्यादा बोलबाला है और जो भी बैठते हैं 90% यहाँ पर सभी जीएस का ही खिलाड़ी होता है। तो इस पर ही ध्यान देना है पहले, और मैथ को भी बनाना है, ये नहीं कि मैथ को छोड़ देना है। ये 150 मिनट हुआ। अब इसमें जो नियम है, पीटी में नियम क्या है, जब पीटी का एग्ज़ाम होता है, एक से फिर उसका एक रिज़ल्ट जारी होता है, कुछ स्टूडेंट को चुना जाता है और वही स्टूडेंट मेंस का एग्जाम देंगे। तो किसको चुना जाएगा, तो एक कट ऑफ तैयार किया जाता है, ठीक है। ये कट ऑफ को जो पार करेगा उसको चुना जाएगा, लेकिन कट ऑफ सीट के हिसाब से भी तय होती है। कट ऑफ में इसका मतलब ये नहीं है कि अब 115 कट ऑफ रखा है तो जितना स्टूडेंट 115 लाया है सबका मेंस होगा, नहीं। इसका नियम क्या है कि मान के चलिए बीपीएससी अभी वैकेंसी निकाली कितना, टोटल 500 सीट का। तो इस रिजल्ट कितना देगा, इसका 10 से 12 गुना के बीच में, यानी कि 5000 से 6000 के बीच में रिजल्ट देगी बीपीएससी, अगर 500 सीट है तो। अब कितने भी स्टूडेंट बैठे, 10 लाख बैठे, 20 लाख बैठे, 30 लाख बैठे, कोई मतलब नहीं है, रिजल्ट इतना ही देगा, 5000 से 6000। पहले ऐसा नियम नहीं था। पहले क्या था, पहले जितना स्टूडेंट बैठता था उसका 10%, मान के चलिए पहले क्या था, अगर 1 लाख स्टूडेंट बैठा है, ठीक है, तो इसका क्या होगा, 10%, यानी कि 10,000 रिजल्ट देगा, सीट चाहे जितना हो। तो पहले क्या होता था कि स्टूडेंट भी कम बैठते थे। अभी आज इस बार जैसे 6 लाख का रिकॉर्ड गया, उतना तो जाता नहीं था। पहले मैक्सिमम स्टूडेंट कितना बैठता था, 50,000, 70,000। 1 लाख बहुत हो, क्यों, क्योंकि उस समय स्टूडेंट की इतनी जागरूकता नहीं था सिविल सर्विस के प्रति। दूसरा क्या था, आज की तरह नहीं होता है कि अभी फॉर्म निकला घर पे बैठे बैठे भर लिए। पहले फॉर्म एक लिमिट मात्रा में आयोग निकालती थी, ऑफलाइन होता था। वह फॉर्म पोस्ट ऑफिस में या किसी बैंक में मिलता था, उसके अलावा और कहीं से नहीं। उसके लिए चालान कटाना पड़ता था, चालान कटाने के बाद ही वो फॉर्म देता था, और वो फॉर्म लिमिट मात्रा में देता था। यानी कहने का मतलब ये है कि आयोग को यदि इच्छा है कि हमको 10,000 स्टूडेंट को मेंस का एग्जाम लेना है, तो वो 1 लाख फॉर्म निकाल के पूरा बिहार में भेज दिया। अब आपको 1 लाख ही फॉर्म चलेगा, मिलेगा, उससे ज्यादा नहीं मिलेगा। 1 लाख से ज्यादा फॉर्म नहीं होगा। अब 1 लाख में जो जिसमें क्या होता था, ब्लैक भी होता था, मारा मारी भी होता था। ऐसा होता था, लाइन में लग के स्टूडेंट सुबह 4 बजे जा करके पोस्ट ऑफिस में लाइन में लगता था, उसके बाद जा करके उसको फॉर्म मिलता था। आज के जमाने में क्या है, अब डिजिटल जमाना हो गया, घर बैठे फॉर्म भरिए, लोगों की जागरूकता भी बढ़ी। सबसे खास बात है कि पढ़ने वालों की भी संख्या बढ़ी। एक समय था, फॉर्म में पहले जितना टोटल स्टूडेंट वैकेंसी भरता था, आज के डेट में देखेंगे उतना उससे ज्यादा लड़कियां भर बैठ जाती। अब जैसे इसी बार कितना 1,82,000 स्टूडेंट में ये गर्ल्स स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं। आज से 4 या 5 बीपीएससी पहले चले जाइए तो 1,82,000 टोटल फॉर्म भी नहीं आता था बीपीएससी में। तो इसी से अंदाजा लगाइए कि अब कितना ज्यादा कंपटीशन टफ हो गया। सीट का संख्या ज्यादा बढ़ना नहीं हुआ है, सीट लगभग उतना ही आता है। तभी भी 500, 400, 500 आता था, अभी 700, 800 आ रहा है। कितना बढ़ा, आपका डबल भी नहीं बढ़ा, और स्टूडेंट 6 गुना हो गया। स्वाभाविक बात है कि कंपटीशन क्या होगा, टफ होगा ही, कट ऑफ हाई जाएगा ही। तो वर्तमान समय में क्या है, जैसे 500 अगर सीट है तो उसका 10 से 12 गुना रिजल्ट देगा। 10 गुना होता है, विशेष परिस्थिति में 12 गुना तक दे सकती है। जैसे सीट अगर कम ही है तो अब होता है ना, थोड़ा और स्टूडेंट बढ़ा देते हैं, तो वैसी स्थिति में करती है। तो 5,000 से 6,000 के बीच में रिजल्ट देगा। अब चाहे फॉर्म जितना भरे, 5 लाख भरे कि 6 लाख भरे, कोई मतलब नहीं है। इसके पीछे एक राजनीतिक कारण भी है। राजनीतिक कारण ये भी है कि ये जो सरकार शुरू किया है 50,000 रुपया देने का, अब मान के चलिए पुराना परंपरा अगर रखेगा कि 10% जितना स्टूडेंट फॉर्म भरा है उसका 10% रिजल्ट देंगे। समझिए कि इसी बार का अगर देखिए तो 6 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है, तो 6 लाख से ज्यादा ही बढ़ा, यानी 60,000 रिजल्ट। यानी 60,000 के हिसाब से क्या करना होगा, सरकार को वितरण करना होगा रुपये का।
लेकिन अभी क्या है, अभी नियम क्या है, अभी नियम तो है 10 गुना का। टोटल सीट कितना है, लगभग 800, यानी कि 8000 से 10,000 के बीच में रिजल्ट आएगा, यानी 6 गुना का अंतर है। कहाँ 60,000 को सरकार को वित्त राशि देना पड़ता, वित्त सहायता, अब कहाँ 10,000 को देना होगा। कुछ एक राजनीतिक कारण भी है, ये जो रणनीति बदला है रिजल्ट देने का, इसके पीछे भी ये राजनीतिक कारण भी है। सर हाँ बोलिए। क्या सभी कास्ट को ये मिलता है प्रोत्साहन राशि? नहीं, सभी को नहीं मिलते, ये आपको ओबीसी, एससी, एसटी को मिलते हैं, और महिलाओं में सभी को मिलते हैं। ईबीसी ओके को सर। सभी से नहीं दिया जा रहा है, ये इसमें अभी सवाल भी आ रहा है कि भाई जब ईबीसी को आरक्षण ही आर्थिक आधार पे दिया जा रहा है, उसको तो और मिलना चाहिए सहायता। लेकिन अब इस पे सरकार अभी चल रही है, बहुत से राज्य सरकार इस पे दे रही है, और शायद बिहार अभी ओबीसी नहीं। को भी मिलता है? ओबीसी किनको? को? हाँ बिल्कुल, ओबीसी? ओबीसी को भी। हाँ ओबीसी को भी अब मिलते हैं। ठीक है सर। ओबीसी, ईबीसी, एससी, एसटी और लड़कियां? हाँ बिल्कुल, महिलाओं में सभी को। तो ये आपको जो है, ये है इसका रणनीति रिजल्ट देने का, ठीक है। इसके बाद जो इसमें पास करते हैं उसको कहाँ भेजा, वो अब जाएंगे कहाँ, मेंस एग्जाम। मेंस एग्जाम में कितना पेपर होता है, इसमें आपको टोटल अगर देखा जाए तो 4 पेपर होता है। सबसे पहला पेपर होता है हिंदी, इसमें कितना का, 100 मार्क्स का। ये इसका मार्क्स जुड़ता नहीं है, ये 100 अंक आपका जुड़ेगा नहीं, लेकिन ये क्वालिफाइड लाना जरूरी है आपको। 33% जो होता है ये लाना आपका जरूरी है, ठीक है सर। 30% ये आपका लाना जरूरी है हिंदी में। उसके बाद फिर एक पेपर आता है GS1, ठीक है, GS1 आता है। GS1 में कितना का होता है, 300 मार्क्स का होता है, 3 घंटे की एग्जाम होती है। इसमें ये पेपर इंपॉर्टेंट इसलिए है, इसमें 3 सेक्शन रहता है। सबसे पहला सेक्शन में हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर रहेगा, हिस्ट्री रहेगा, आर्ट एंड कल्चर रहेगा। बिहार आर्ट एंड कल्चर में रहता है। दूसरा पार्ट में इसका रहता है एस्थेटिक्स, ठीक है। दूसरा पार्ट रहता है इसका एस्थेटिक्स। तीसरा पार्ट होता है इसमें करंट। पिछले साल का जो क्वेश्चन 66वीं में जो करंट आया था, सबके दिमाग को हिला दिया था। ईमानदारी से कहे तो खुद मेरे भी दिमाग को। पेपर 2 में मेरा 100% क्वेश्चन फंसा था। पेपर 2 में मेरा 100% क्वेश्चन फंसा था। पेपर 1 में भी मेरा आ गया था। जो हिस्ट्री वाला सेक्शन है इसमें तो सबका फंसता है, इसमें क्या बोलना, तारीफ करना। ये वो सेक्शन है कि एक बच्चा भी अगर बना करके दे दे कि इतना क्वेश्चन पढ़िए प्रीवियस ईयर को रीड करके, तो फंसना ही फंसना, इसमें तो कोई तारीफ का बात है नहीं। एस्थेटिक्स तो वो तो डाटा, आंकड़ा, मतलब सिर्फ आंकड़ा चेंज होता है, तरीका वही रहता है। करंट सेक्शन में क्या किया था कि बहुत थोड़ा बहुत ये चेंज कर दिया, अपना पैटर्न चेंज कर दिया। सामान्य तौर पे अब जैसे क्वेश्चन आया इन्वायरमेंट पर, अब ये क्या किया कि अब इसको एक ऐप से जोड़ दिया था, हरित ऐप से। अब जिसके बारे में स्टूडेंट ऐसा कभी क्वेश्चन आता नहीं था, सोचता भी नहीं था, तो हम लोग भी वैसा नहीं सोचते थे कि इतना मतलब घुमा करके लाएगा। तो सामान्यतः करंट में सबको झटका लगा था पिछले बार, चाहे वो स्टूडेंट हो या चाहे टीचर हो। तो इस बार हम लोग भी उसी हिसाब से रणनीति बना रहे हैं करंट को लेकर के, कि जो पिछले बार आया था तो उसको देखते हुए। तो ये GS1 हुआ। GS2 चलते हैं। GS2 300 पेपर का होता है। इसमें पॉलिटी होता है, राज्य व्यवस्था, इकोनॉमी होता है, ज्योग्राफी, गवर्नमेंट होगा और साइंस टेक होगा। इसके बाद एक साइंस टेक होगा, ठीक। इसमें सेक्शन बना होता है, इसमें भी 8 क्वेश्चन का आंसर देना है, इसमें भी 8 क्वेश्चन का आंसर देना है। हर क्वेश्चन आपको 300 से 400 शब्द में कम से कम लिखने का एक ये है, जरूरी नहीं है। देखिए ये शब्द कोई इंपॉर्टेंट नहीं होता है,
इम्पोर्टेंट क्या होता है ना, आपका उत्तर जो लिख दे रहे हैं उसका प्रस्तुतिकरण। अगर आप में क्षमता है कि आप 200 ही शब्द में सारा बात अच्छे से समझा दिया, स्पष्ट कर दिए, और चेक करने वाला उससे इम्प्रेस हो गया, तो वही 200 शब्द आपके लिए बहुत है। जैसे कि इस बार 65वीं में मेरे ही एक स्टूडेंट का जो रिजल्ट हुए है, तो उनका आंसर राइटिंग में, क्योंकि वो यूपीएससी का भी तैयारी करते थे, उसका आंसर राइटिंग जब वो लिखते थे तो थोड़ा शॉर्ट में लिखता था। यूपीएससी में उसको आदत बना हुआ था कम शब्दों में लिखने का, वहां तो मैक्सिमम 250 शब्द में लिखना है। तो थोड़ा उसको लेकर के मेरा टेंशन भी रहता था कि ये इतना कम शब्द में लिख रहा है, इसका कहीं मार्क्स ना कटे। लेकिन मार्क्स आया, और पेपर 2 में बहुत अच्छा मार्क्स उसका दिया गया। पेपर 1 में कम है, तो रीजन वही है क्योंकि पेपर 1 में क्या होता है ना, उसका क्वेश्चन बार-बार चेंज हो, मतलब एक ही आता है, रिपीटेड क्वेश्चन आता है। तो चेक करने वाले का एक माइंड सेट रहता है कि इसमें रिपीटेड क्वेश्चन आएगा, सब लिखेगा ही लिखेगा, तो इसलिए उसमें उसका एवरेज मार्किंग हो गया। लेकिन पेपर 2 में वो लिखता कम ही है, लेकिन चूंकि वो यूपीएससी लेवल का तैयारी किया हुआ, तो उस हिसाब से उसका प्रस्तुतिकरण सही रहा, तो उसमें उसको अच्छा मार्क्स आ गया। तो ये इम्पोर्टेंट है आपका, ये बहुत जरूरी होता है इसमें प्रस्तुतिकरण। सबसे इम्पोर्टेंट क्या है इसमें? प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण आपका महत्वपूर्ण है, ना कि शब्दों की संख्या। बहुत जबरदस्ती क्या होता है कि उत्तर 300-400 शब्द का नहीं हो, लेकिन अब वो फालतू बातें लिख करके 400 शब्द पहुंचाता है। इससे क्या होगा, उसका मार्क्स कटेगा, और कटेगा ही नहीं, आपका चेक करने वाले का आपके मन प्रति अगर इंप्रेशन खराब बन गया, तो आगे का भी क्वेश्चन में वह सही से चेक नहीं करेगा। उसके दिमाग में बैठा हुआ आपका, जैसे 2 क्वेश्चन आप उस प्रकार से कर दिए, तो तीसरा क्वेश्चन के बारे में भी वो वही सोचेगा। तो इस, और वहां जो बैठे हुए हैं वो क्या होते हैं, जो कॉपी चेक कर रहे हैं, वो बहुत ही उच्च मानसिकता वाले व्यक्ति है। वो उच्च समझिए कि वो समझे वो बीपीएससी का कॉपी चेक कर रहा, तो कोई साधारण व्यक्ति नहीं होंगे। और उच्च मानसिकता वाला व्यक्ति का क्या होता है कि एक बार उसके माइंड में जो सेट हो गया तो हो गया। आपके प्रति अगर कुछ माइंड में सेट हो गया तो वो जल्दी बदलेगा नहीं। ये उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है, ये आप अपने आसपास भी देख सकते हैं। जैसे अगर किन्हीं आप लोगों में से किन्हीं के फैमिली में यदि कोई वकील है, या किसी वकील को आप अच्छे से जानते हैं, तो आप उसमें ये चीज गौर कीजिएगा। उनका एक चीज, किसी चीज के प्रति अगर माइंड सेट हो गया है तो हो गया, अब उसको बस वही मान के चलेगा, आप कितनों भी उसको समझा दीजिए। तो ये क्या होता है ना, एक मेंटेलिटी होता है, जो हाई लेवल का मेंटेलिटी होता है, उसका ये खासियत होता है। तो इसलिए ये आंसर राइटिंग में यहाँ प्रस्तुतिकरण बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका एक क्वेश्चन का प्रस्तुतिकरण अगर गड़बड़ हुआ, तो वो चेक करने वाले का बाकी क्वेश्चन में भी फर्क पड़ेगा उसको, वो वही मेंटलिटी के साथ आपका चेक करेगा। इसलिए पहला क्वेश्चन तो स्पेशली बहुत सोच समझ के लिखना चाहिए। बताइए, अभी आ रहा है इन लोगों का एक्सेप्ट रिक्वेस्ट। ठीक, तो ये आपका मेंस का पेपर 2 हुआ। इसके बाद एक होता है वैकल्पिक विषय, ये चुनना पड़ता है। आप लोग तो चुन लिए होंगे अपने फॉर्म में। तो वैकल्पिक विषय ये भी 300 नंबर का होता है। इसका अलग अलग होता है, किसी पेपर में एग्जाम लेने का तरीका अलग होता है, किसी पेपर में उसका अलग होता है। यानी कि इसमें क्वेश्चन का, हर पेपर का अपना अपना अलग तरीका है। किसी में 6 क्वेश्चन होता है, किसी में ज्यादा भी हो जाता है। जैसे इस बार ज्योग्राफी में ही क्या किया था, क्वेश्चन 6 ही था, लेकिन उसमें कर दिया था 1 का ए बी, 2 का ए बी, यानी कि डबल कर दिया गया। क्वेश्चन तो देखिए 6 ही रहा, लेकिन हो गया डबल। अब वहीं पे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 6 का 6 रखा। तो ये अपना अपना जिसका जैसा विषय है उस हिसाब से आपको प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है उसका देखिए, और उस हिसाब से समझ जाइएगा कि आपके पेपर में क्या है। बाकी जो बीपीएससी का सिलेबस है, इसके बारे में जो हमारे वेबसाइट है gurumantra.online, तो ये जो यहाँ आप लोग देख रहे होंगे gurumantra.online, ये वेबसाइट में दिया हुआ है। ये वेबसाइट भी है, गूगल ऐप भी है, gurumantra.online। जो लोग व्हाट्सएप या टेलीग्राम में जुड़े होंगे उनको तो मिलता ही होगा लिंक। ये आप गूगल प्ले में भी सर्च करेंगे तो ये एप्लीकेशन में मिल जाएगा, और ब्राउजर में भी सर्च करेंगे तो ये वेबसाइट खुल जाएगा इसका। यहाँ आप लोगों को पहले साइन अप करना होगा। वहाँ साइन अप का ऑप्शन होगा, जैसे फेसबुक में साइन अप करते हैं ना, पहले साइन अप करना होगा।
जो भी ईमेल आईडी और ईमेल आईडी आप अपना जो यूज करते हैं वो ईमेल आईडी साइन अप में रखना है, मोबाइल नंबर रखना है, और जो आप पासवर्ड जो आपको याद रहे वो पासवर्ड सेट कर लेना। हालांकि पासवर्ड भूल भी जाएंगे तो फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन है वहां, कोशिश कीजिए कि ना ही भूले। तो साइन अप कीजिए, उसके बाद फिर जब अकाउंट क्रिएट हो जाएंगे तो फिर आप वेबसाइट को यूज कर पाएंगे। बिना साइन अप किए आप सिर्फ ब्लॉग्स ही यूज कर सकते हैं, बाकी और कुछ यूज नहीं कर पाइएगा। तो इसमें ब्लॉग्स में जाएंगे तो वहां आपको बहुत सारे हैं, जैसे बिहार करंट अफेयर वहां मिल जाएंगे ब्लॉग्स में। यहाँ आपको बीपीएससी सिलेबस भी मिल जाएंगे, बीपीएससी सिलेबस मिल जाएंगे, और भी बिहार से रिलेटेड बहुत सारे मिल जाएंगे। और लाइब्रेरी में जाएंगे तो वहां पर बीपीएससी सिलेबस का पीडीएफ मिल जाएंगे, तो वहां आप लोग विस्तार पूर्वक पढ़ लीजिएगा। और उसके बाद जो उसमें आपको दिया हुआ भी है, जैसे जनरल स्टडीज में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, जनरल स्टडीज 2 में कौन कौन सा पढ़ना है, ये सब वहां पर डिटेल से दिया हुआ। उतना समझाने चले तो काफी समय लग जाएगा, वहां आप लोग आराम से पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा जो यहाँ पास करेंगे इंटरव्यू जाएंगे, इंटरव्यू में आयोग अपने अनुसार बुलाती है, सामान्यतः 3 गुना से 4 गुना बुलाती है। जैसे 500 सीट है तो मेंस का क्या करता है, 1500 से 2000 के बीच में वो रिजल्ट पहले 4 गुना देती थी, लेकिन ये हुआ ये है कि अभी जो कोरोना का काल देखा गया तो अभी ये लोग क्या किया है, कोरोना काल में थोड़ा सा डाउन कर दिया है, कम लोगों को इंटरव्यू में बुलाने के लिए रिजल्ट थोड़ा कम देने लगा है। तो वो उन पर निर्भर है, लेकिन 3 से 4 गुना देते हैं। यानी कि 500 है तो 1500 भी दे सकते हैं, 2000 भी दे सकते हैं, 1700 भी दे सकते हैं, वो उन पर है। तो ये बीपीएससी सिलेबस था। इसमें किन्हीं को कोई कंफ्यूजन, इसमें आप लोगों में से किसी को कोई सवाल पूछना है? नहीं सर। चलिए, ऐसे सिलेबस के बारे में जानकारी आप लोगों को तो होगी ही पहले से, फिर भी एक बता दीजिए कि जिन लोगों को नहीं है, या कोई स्टूडेंट जो अभी भले क्लास में नहीं जुड़े हैं लेकिन बाद में रिकॉर्डिंग में जाकर सुने और उनको पता ना हो, फर्स्ट टाइम तैयारी कर रहे हो तो उनको जानकारी मिल जाए, समझ में आ जाए। अब हम लोग चलते हैं कि सिविल सर्विस का तैयारी करने का सही रणनीति क्या है एक्चुअल। तो देखिए, इसका एग्जाम जैसा बताए, पीटी होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, ठीक है। यानी पहले पीटी, पीटी में पास करेंगे तो मेंस, मेंस में पास करेंगे तो इंटरव्यू। सामान्य स्टूडेंट यही सोचता है कि पहले हम पीटी पढ़ लें, पीटी जब निकल जाएगा फिर मेंस पढ़ेंगे, फिर मेंस जब निकल जाएगा इंटरव्यू पे। ये जो स्टूडेंट सोचता है ना, वो 1% स्टूडेंट ही होगा जो सफल होगा, वो भी किस्मत से, कहिए कि उसकी किस्मत में होगा, या फिर आज के डेट में अब हम ये भी नहीं कह सकते कि आरक्षण का लाभ उठा के वो होगा, क्योंकि अब वहां भी बहुत कंपटीशन है। पहले ये होता था कि कोई आरक्षण का फायदा उठा करके चलो थोड़ा कमजोर भी है, कम मार्क्स भी है, निकल जाता था। लेकिन आजकल वहां भी जितना भीड़ हो चुका है, हर कैटेगरी में जितना भीड़ है, हर एक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, चाहे फीमेल कैटेगरी हो, चाहे ओबीसी कैटेगरी हो, एससी कैटेगरी हो, एसटी कैटेगरी हो, ईबीसी कैटेगरी हो, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, जो भी कैटेगरी है, इतना ज्यादा भीड़ है, हर कैटेगरी में कंपटीशन है। क्योंकि आज सीट भी तो आपका रिजर्व है उसी हिसाब से, मान के चलिए महिला है, महिला के लिए 35% सीट रिजर्व है, इसको समझिए। तो आपको पता होगा कि महिला को कौन सा दिया जाता है, हॉरिजेंटल रिजर्वेशन दिया जाता है। जैसे रिजर्वेशन कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, हॉरिजेंटल और वर्टिकल। वर्टिकल जैसे कि एससी एसटी को दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि मान के चलिए एक हुआ ये और एक हुआ ये, इसका मतलब ये हुआ वर्टिकल, ये क्या हो गया वर्टिकल, मतलब ये हुआ कि अगर आप आरक्षण में है लेकिन आपका मार्क्स जनरल कैटेगरी के बराबर आ गया या उससे ज्यादा आ गया, तो आपको वो जनरल में लेके चला जाएगा। इसी के लिए कहा जाता है वर्टिकल, यानी आपको पूरा करके लेके चला गया यहाँ। हॉरिजेंटल में क्या होता है, आपको कितनों भी मार्क्स आया है, जितना आपके लिए सीट रिजर्व रखा है इसी में उलट पुलट के रहना है, कोई मतलब नहीं है आप जनरल से दुगुना ले आए उसके कटअप से, आपको यही उलटना है, पलटना है। जैसे महिला आरक्षण हॉरिजेंटल होता है, उसको ये 35% प्लस जो 2.5% ओबीसी ईबीसी के लिए जो एक्स्ट्रा दिया जाता है,
इतना में ही उसको रहना है, इससे ज्यादा वो नहीं जा सकते हैं। ओबीसी का भी यही जो होता है, अगर आपका एज जनरल कैटेगरी का पार कर चुका है तो आपको अपने ही रहना है, यानी कि अगर किसी स्टूडेंट का एज जनरल कैटेगरी का जो स्टूडेंट का एज है उससे ज्यादा हो चुका है, तो वो स्टूडेंट जनरल कैटेगरी से ज्यादा मार्क्स ले भी आएगा तब भी उसको जनरल कैटेगरी में नहीं भेजा जाएगा, उसको ओबीसी से ही रिजल्ट दिया जाएगा। ओबीसी वाले को जनरल में तभी भेजा जाता है जबकि आपका एज जनरल कैटेगरी के जो रखा गया है एज लिमिट उसके अंदर में है। यही वजह है आप देखते होंगे कि कभी कभी ओबीसी का कट ऑफ बढ़ जाता है जनरल से, रीजन उसका वही है। अब सोचिए कि उसमें कितना कंपटीशन, ओवर एज में भी कंपटीशन है कि जनरल से आगे बढ़ जाता है। सोचिए कंपटीशन का लेवल इसी से समझ लीजिए कितना हाई है। तो ये आज के डेट में अगर हम लोग अब आते हैं अपने इस पे तैयारी करने का जो सही टॉपिक, अगर इस प्रकार से कोई भी गया तो उसको ईमानदारी से बता दें कि उसका 1% भी नहीं चांस। देखिए हम लोग के पास, हम लोग सब बैच बनाते हैं, पीटी का भी बैच बनाते हैं, मेंस कम पीटी। देखिए मेंस जो पढ़ाई किया उसका पीटी अपने आप हो जाता है, 80% उसमें ऑटोमेटिक रूप से हो जाता है। तो हम लोग मेंस कम पीटी का भी बनाते हैं। क्यों बनाते हैं? क्योंकि स्टूडेंट नहीं समझते हैं। स्टूडेंट को अगर हम समझाएंगे भी तो यहाँ एक माइंड सेट पहले देखिए क्या होता था, इसमें है क्या स्टूडेंट का गलती नहीं, वो एक पुराने माइंड सेट में जाए। पहले बीपीएससी आज फॉर्म भरवाया है, क्वेश्चन फिक्स था उसका, लूसेंट से आता था। किससे? लूसेंट से 70% क्वेश्चन आया, और जो लूसेंट में बच गया वो घटना चक्र से आ जाता। तो विद्यार्थी क्या किया, पीटी का फॉर्म भरा, लूसेंट उठाया, रटना शुरू किया, घटना चक्र रटना शुरू किया। 4 ऑप्शन होता था, 55 से 60 हिस्ट्री से आता था। सामान्यतः स्टूडेंट पहले बिहार में सब ऑनर्स हिस्ट्री रखता था, ठीक, और हिस्ट्री है, लूसेंट का हिस्ट्री रटा, और स्टूडेंट भी कम बैठता था, पता है ना, 1 लाख स्टूडेंट बैठता था। फिर जितना स्टूडेंट बैठा उसका 10% रिजल्ट देना ही देना है, यानी कि अगर 1 लाख स्टूडेंट बैठा है तो 10,000 रिजल्ट देगा ही देगा। 2 लाख स्टूडेंट बैठा है तो 20,000 रिजल्ट देगा ही देगा। आजकल क्या है, सीट के हिसाब से देता है कि जितना सीट है, अगर 100 सीट है तो 1000 ही देगा, भले स्टूडेंट 5 लाख बैठ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो नियम भी चेंज हो गया है। तो पहले क्या होता था कि पहले ये फॉर्मूला हिट था, पहले पीटी पढ़िए, फिर मेंस पढ़िए, फिर इंटरव्यू का देखा जाएगा। क्योंकि उस समय क्या था, क्वेश्चन आता था, सबसे पहले उस समय रिजल्ट जो होता था वो स्टूडेंट का बैठने की संख्या पर होता था, जितना स्टूडेंट बैठेगा उसका 10 पर, यानी हर 10 में से एक स्टूडेंट को लेना है। बात जा रही है मेरी? जी। तो अभी क्या है कि अब आपको कोई हैंड राइज कर रहे थे, बबलू कुमार, हाँ बोलिए, कुछ सवाल है आपका? नहीं सर, उसके बारे में बोल रहे थे हम, वैकल्पिक विषय जो बोले। वैकल्पिक ऑप्शनल? जी 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 जी। जैसे मेरा ऑनर्स पेपर है अकाउंट, हाँ, तो उसमें सर हम अगर दूसरा अगर रखे। कोई दिक्कत नहीं है, आप कोई भी रख सकते हैं। जो बीपीएससी का जो एक चार्टर बना हुआ है उसमें से आप कोई भी विषय ले सकते हैं, आपका ऑनर्स से कोई मतलब नहीं है। अगर आप ऑनर्स विषय का ही रखते हैं, जैसे आपका अकाउंट है ना, जैसे जी। ऑनर्स, तो आप एओ का भी फॉर्म भरते होंगे, एओ का जो आता है, या एईओ का? नहीं सर, वो सब नहीं भरे। नहीं, आपको भरना चाहिए था, क्योंकि ये फॉर्म अभी जैसे पिछले बार आई थी 371 सीट के आसपास, जिसका एग्जाम हुआ अगस्त में। अभी 138 सीट फिर आई थी फरवरी में पिछले साल, जो इसका अभी एग्जाम नहीं हुआ है, होगा, ठीक। तीसरा, अभी इस साल 2022 में करीब 500 से ज्यादा सीट आने का संभावना है। इसमें देखिए सबसे बड़ा खासियत क्या है, इसको वही भर सकता है जो या तो कॉमर्स किया है, या फिर एमबीए किया है, बाकी और कोई नहीं भर सकता। तो लिहाजा यहाँ क्या होता है, कंपटीशन कम हो जाता है। जहां आपको 67th में भी कितना 6 लाख भरा है ना फॉर्म, इसमें 60,000 भी फॉर्म आ जाए तो बहुत है।
एक तो बिहार में ऐसे भी कॉमर्स कम रखता है स्टूडेंट, इंटर में जो साइंस रखता है वो ग्रेजुएशन आते आते या तो इंजीनियरिंग चले जाता है या आर्ट्स पकड़ लेता है, 10% ही जो है साइंस आगे का लेता है। वो भी साइंस में फिर सब लेता है ना, कोई बायो लिया, कोई फिजिक्स लिया, कोई केमिस्ट्री लिया, मैथ भी तो सब नहीं जी लेता सर। है। हाँ, तो नहीं। यहाँ क्या होता है, इस वजह से भीड़ कम हो जाता है। और लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ऑप्शनल आपको कॉमर्स से ही रिलेटेड रख सकते हैं, जैसे स्टैटिक्स, बिजनेस, इकोनॉमिक्स और अकाउंट। यही चार में से कोई एक ऑप्शनल आप रख सकते हैं। बस यही इसमें प्रॉब्लम है, बाकी सारा पढ़ाई सेम है, क्वेश्चन वगैरह सब सेम आता है, बस ऑप्शनल का खेला हो जाए। तो आपको ध्यान तो अंतर वही, अगर आप अकाउंट को मजबूत करते हैं, अकाउंट ऑप्शनल को चूज करेंगे और मजबूत करेंगे, तो आपको यहाँ पे चांस बन जाएगा अच्छा। और ये जो वैकेंसी है ना, अभी बिहार में अभी जी। जम किया है, से 2 बार आ चुका है, अभी तीसरा आने का तैयारी में है, इसके बाद अभी फिर आएगा। क्योंकि आगे चल के सरकार का एक टारगेट है कि हर एक प्रखंड में कम से जी। कम एक जो है हर एक प्रखंड में कम से कम 3 जो है ऑडिटर रखे, जो ऑडिट ऑफिसर है वो 3 जी। रखे। भ्रष्टाचार पे बिहार में प्रॉब्लम क्या, ऑडिट नहीं होता, ऑडिट नहीं होने की वजह से क्या हो रहा है, जो यहाँ विकेंद्रीकरण का जो हम लोग रखे हैं प्रक्रिया, उसको सही से यूज नहीं हो रहा है। अगर 1 करोड़ रुपया जा रहा है मुखिया के पास, अब तो हालांकि नियम कर दिया है, अब मुखिया उसका अब ये चेंज कर रहा है ना नियम, कि जी अब सर। ऑफिसर का अनुमति से ही जो है वो खर्च होगा, यानी अब वह पहले वाला बात नहीं रहा। अब फंड जो होगा वो डायरेक्ट जाएगा, जैसे पहले होता था उस हिसाब से अब नहीं होगा। अभी कुछ नियमावली में चेंज किया है मुखिया को लेकर के। जी। शायद अब अधिकारी के पास शायद अब जाएगा। हाँ, अब अधिकारी के अकाउंट में जाएगा, ना कि अधिकारी। मुखिया के। हाँ, तो जैसे लेकिन फिर इसके बारे अधिकारी, में जानकारी नहीं था ना, इसलिए ये के बारे में। अच्छा नहीं कोई बात नहीं, अब जानकारी हो गई है तो अब आगे ध्यान रखिएगा, ये अभी जम के आएगा, ये वैकेंसी अभी भविष्य में बहुत जम जी। के आने वाला है। तो और ये आप लोगों के लिए एक अच्छा पॉइंट, इसमें स्वाभाविक है कि इस वैकेंसी में भीड़ कम ही होगा, कोई शक कम ही नहीं होगा है कि सर। इसमें ज्यादा, क्योंकि लिमिटेड स्टूडेंट इसमें बैठ सकता है। तो जी आप सर। वैकल्पिक ऐसे कोई भी ले सकते हैं, लेकिन जो ऐसे आप बोले कि आप अकाउंट है, तो आपको अभी जो लिए है, लेकिन भविष्य में जी। उस पर आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है सर। हाँ, तो पहले क्या होता था कि 10% बैठता था। अब इस 10% में क्या होता था कि स्वाभाविक है कि 10% रिजल्ट देगा तो रिजल्ट ज्यादा आएगा, तो रिजल्ट जब ज्यादा आएगा तो कट ऑफ कम रहेगा। आप सीधा समझिए कि अभी बीपीएससी निकाला 100 सीट, इसको ऐसे समझिए, बीपीएससी अभी निकाला 100 सीट, 1 लाख स्टूडेंट फॉर्म भरा है, कितना, 1 लाख। अगर हम पुराने पैटर्न पर चले तो कितना रिजल्ट देगा बीपीएससी, 10,000, अभी के पैटर्न पर 1,000 से 1,200, यानी कट ऑफ क्या होगा, बढ़ेगा ना। अब आज के आज के हिसाब से क्या होगा, कट ऑफ बढ़ेगा पुराने हिसाब से। तो यही वजह है कि आज से 5 साल 6 साल पहले ये जो फॉर्मूला था ना, पहले पीटी पढ़ो फिर मेंस पढ़ो फिर इंटरव्यू, हिट था। क्योंकि पीटी में आपको ज्यादा मेहनत आज के तरह नहीं करना था, उस समय आपका रिजल्ट ज्यादा दिया जाता था आज की तुलना में, तो कट ऑफ कम रहता था। फिर क्वेश्चन भी आपका कितना होता था, फिक्स था कि लुसेंट से आएगा, घटना चक्र से आएगा, ऑप्शन भी 4 होता था, आज की तरह 5 ऑप्शन नहीं होता था। तो इसमें क्या था, आसानी होती थी बच्चे को, तो वहां पर ये फॉर्मूला फिट था। अब है कि पीटी दे दिए हैं, तो अब तभी अब है क्या, अभी 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 1 साल लग जाता था, अब हो रहा है रिजल्ट, फिर साल भर लगता था उसको मेंस लेने में, फिर साल भर उसका रिजल्ट देने में, भीड़ भी कम होता था। तो ऐसे में क्या होता था कि वो समय, आज से 5 साल 6 साल पहले ये फॉर्मूला एकदम हिट था कि पीटी 2 में। अभी तो ये बीपीएससी स्पीड पकड़ा हुआ था, ये तो कहिए कि कोरोना का योगदान है कि स्पीड स्टूडेंट को समय मिल रहा है। नहीं तो जिस हिसाब से आयोग लाइन पे आया था अभी, अगर कोरोना और पहले कोरोना गड़बड़ किया, जो कोरोना से उभरा तो इलेक्शन आ गया, इलेक्शन आया पंचायत चुनाव, और इलेक्शन से जब जब निकला फिर कोरोना आ गया, तो इसमें मौका मिल गया। नहीं तो अभी देख लीजिए, इसी बार आप लोगों का अब तक 12 दिन, अभी आप लोगों का 10 से 15 दिन में आप लोग का रिजल्ट आता,
अगर कोरोना का चक्कर नहीं रहता तो इस महीना का लास्ट तक आयोग रिजल्ट देता आपका बीपीएससी का। लेकिन ये कोरोना का योगदान मानिए कि आगे बढ़ गया। तो आज के डेट में ये फॉर्मूला अब नहीं है कि पहले पीटी पढ़े फिर मेंस पढ़े। सिविल सर्विस का, किसी भी सिविल सर्विस का, सिर्फ इसी का नहीं बात कर रहे हम, किसी भी सिविल सर्विस का नियम यही कहता है कि आप पहले देखिए, पीटी मेंस इंटरव्यू का मतलब समझिए। पीटी में आपका नॉलेज का चेक हुआ। किसका चेक हुआ? नॉलेज का। तीनों में संबंध समझिए। आपसे आयोग देख लिया कि आपके अंदर क्या नॉलेज है, आपका नॉलेज चेक हो गया। अब मेंस में आते हैं। मेंस में आपका नॉलेज चेक नहीं कर रहा है, क्योंकि नॉलेज चेक वो पीटी में कर चुका है। यही स्टूडेंट गड़बड़ाता है। स्टूडेंट क्या करता है? मेंस में नॉलेज दिखाने लगता है, जबकि उसको पता है, देखिए कॉपी चेक करने वाले को पता है कि जो स्टूडेंट 5 स्टूडेंट को धकेल कर पहुंचा है, बेवकूफ तो नहीं होगा। बात समझिए, आप 5 लाख स्टूडेंट को धकेल के तब मेंस लिखने बैठे हैं, तो बेवकूफ तो आपको कोई नहीं समझेगा ना, इतना तो उसको भी पता है। यानी कि आपका नॉलेज है। अब आपका क्या चेक करेगा? आपके अंदर का जो नॉलेज है उसका दृष्टिकोण चेक करेगा आपका, उसका आपका व्यू चेक कर रहा है, आपका दृष्टिकोण चेक कर रहा है कि आप अपने नॉलेज को किस हिसाब से पेश करते हैं, या आप अपने नॉलेज को किस हिसाब से यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए उसको ऐसे समझिए, एक स्टूडेंट बुक उठाया और हड़प्पा सभ्यता पूरा पढ़ लिया, अच्छा खासा पढ़ लिया, पूरा रट लिया, एक एक फैक्ट रट लिया, और अब उससे सवाल पूछे कि भाई आप हड़प्पा सभ्यता पढ़े हैं, तो आप बताइए कि हड़प्पा सभ्यता से वर्तमान समय में बिहार का विकास कैसे कर सकते हैं। एक मामूली सा सवाल पूछे, हड़प्पा सभ्यता से, यह सवाल आ चुका है यूपीएससी में, यह सवाल आ चुका, बिहार नहीं था, भारत को लेके चला था उसमें, कि भारत के गांवों का कैसे करेंगे विकास। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि ये सवाल हम ऐसे ही बोल रहे हैं। अब एक सवाल आया, देखिए क्वेश्चन किसका है? हिस्ट्री का। जोड़ा किससे है? वर्तमान से। तो एक स्टूडेंट क्या है, वो अब अपना नॉलेज का फैक्ट डालने लगा, फैक्ट देने लगा। हड़प्पा सभ्यता इतना काल से इतना काल तक चला था, फलना इतिहासकार के अनुसार हड़प्पा सभ्यता के बारे में ये कहा, वो दिए जा रहा अपना एक पेज उसी में भर दिया, जबकि सवाल वो आपको पूछ ही नहीं रहा, वहीं पे उसका मार्क्स कट गया। प्रस्तुतिकरण क्या हो गया उसका? गलत हो गया। कॉपी चेक करने वाले को उतना फुर्सत थोड़ी आपका बकवास बैठ के पढ़ेगा। भाई हम लोग टीचर है, हम लोग मजबूर है बकवासों लिखने के लिए पढ़ना पड़ता है। जो है वो आपका टीचर थोड़ी ना है, उसको तो छांटने का एक मौका चाहिए। हम लोग को तो मजबूरी है, जो लिखने को उसको चेक करना है। तो उसमें क्या होता है कि वहां पर आपका दृष्टिकोण देखेगा कि अब आप हड़प्पा सभ्यता में जो पढ़े हैं उससे क्या समझे और बिहार का उससे कैसे विकास है। अब एक स्टूडेंट क्या किया, वो लिखना शुरू कर दिया, हड़प्पा सभ्यता के बारे में फैक्ट पर फैक्ट डाले जा रहा, तब वो लास्ट में लिख रहा है हड़प्पा सभ्यता में चौड़ी चौड़ी सड़कें थी, तो बिहार में भी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाना चाहिए। तो भाई बिहार में चौड़ी चौड़ी सड़कें कैसे बनाएंगे? मान के चलिए कोई ऐसा मोहल्ला है जहाँ की गली 10 फीट छोड़ दिया गया आज से कुछ साल पहले, एक एग्जाम्पल के लिए बता रहे, दोनों तरफ घर बना दिया, अब क्या घर तोड़वाइएगा सबका? हाँ, आपको वहां से आपको कुछ ऐसा देना है कि जो उस समय में क्या सुविधाएं थी और क्या समस्याएं थी, उसका इलाज कैसे किया, और आज क्या सुविधाएं हैं क्या समस्याएं हैं, उससे हम आज की समस्या का इलाज कैसे करना है, ये दृष्टिकोण दिखाना है। अब उसका नकल नहीं करना है। भाई हड़प्पा सभ्यता में चौड़ी सड़कें थी, तो हमें भी चौड़ी सड़कें देना है। अब हड़प्पा सभ्यता का सबसे खास चीज क्या था? ड्रेनेज सिस्टम। वहां पर उनकी व्यवस्था इतनी मजबूत थी कि वो जो नाला का जो पानी होता था उसको वो शुद्धि करके कृषि में यूज करता था। शुद्धि करके, ऐसा नहीं कि कचरा वाला पानी यूज करता था, यानी कि वो फिल्टर करके उसको साफ करके उसको वो यूज करता था। ये चीज आपको आज के समय में भारत में भोपाल में देखने को मिलेगा। भोपाल में भी ये सिस्टम किया, वहां क्या जितना पानी होता है वो लोग
अधिकांश पानी को साफ करके वहां कोशिश करती है सरकार कि उसको खेतों में सिंचाई में यूज कर लिया जाए। ये अच्छी बात है। अब वो चीज हमको देखना है। अब रही बात सड़क का, वहां का जो व्यवस्था था कि सड़कें चौड़ी थी, सड़कें चौड़ी अभी नहीं हो सकती, जहां है तो ठीक है, जहां नहीं हो सकती तो उसका कोई बैकअप उपाय देना है। जल जमाव का समस्या ज्यादा होता तो उसका उपाय बताना है कि जल जमाव को कैसे रोके, हड़प्पा सभ्यता को रीड करके। तो ये आपका दृष्टिकोण देखा जाता है मेंस में, नॉलेज उसको नहीं देखना है। अब इसी में जो स्टूडेंट नॉलेज थोपने लगता है, अपना नॉलेज उसको दिखा रहा है, वो स्टूडेंट का मार्क्स क्या होगा, वहीं पर उसका कटता है। वही स्टूडेंट फिर बाद में क्या बोलता, लिखे तो बहुत अच्छा, एग्जाम तो बहुत अच्छा गया था, पता नहीं क्यों नहीं आया, या 10 नंबर से छूट गया। जैसे बहुत स्टूडेंट कॉल करेंगे तो सर मेरा ना पिछला एग्जाम में मात्र 10 नंबर से छूटा था, यानी कि जैसे मेंस का कटअप अगर 412 है तो उसको आया 402 नंबर। उसका कहना है कि 10 नंबर से छूटा था। उसको ये लगता है कि अगर ये 10 नंबर हमको आ गया होता तो मेरा बीपीएससी हो गया होता। ये उसकी गलतफहमी है। आप 10 नंबर अगर लाते भी तो आप ज्यादा से ज्यादा इंटरव्यू देने जाते, लेकिन इंटरव्यू में भी आपका जो मार्क्स जुटेगा तो वो आपको फाइनल लिस्ट नहीं पहुंचाएगा। इंटरव्यू में तो सबको लगभग एक जैसा मार्क्स मिलता है, 5 से 10 नंबर अंतर रहता है ज्यादा से ज्यादा। यानी कि आपको कट ऑफ से जो स्टूडेंट, जैसे कट ऑफ अगर 412 रखा है तो जो स्टूडेंट इससे 50 से 60 नंबर ज्यादा लाएगा उसका रिजल्ट रखिए कि होगा, और जो इससे 100 नंबर ज्यादा लाएगा वो पहुंचेगा टॉप में। जो स्टूडेंट ये सोच रहा है कि नहीं 10 नंबर लाए होते तो शायद हम बीपीएससी ऑफिसर बन गए होते, तो आप सिर्फ उसमें इंटरव्यू देने जा रहे हैं। इस चीज को दिमाग से निकाल ले तो वो अच्छा है। वो सिर्फ यही समझे कि हम इंटरव्यू में बैठते, रिजल्ट नहीं होता। रिजल्ट के लिए तो हमको और उसके 10 के अलावा और 40 से 50 चाहिए था। तो तरीका आज के डेट में यही है कि आपका जो है मेंस का आपका दृष्टिकोण देखा, और इंटरव्यू में क्या देखा जाता है, आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, उसमें पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो एक चीज को समझिएगा, अगर आपके अंदर पर्सनैलिटी जिस हिसाब से होगा, स्वाभाविक है कि आपका दृष्टिकोण भी वैसा ही होगा। अगर किसी व्यक्ति का पर्सनैलिटी ये है कि महिलाएं घर में सिर्फ काम करने के लिए आती है और उसको महिला सशक्तिकरण के बारे में लिखने के लिए दिया जाए, बोलने के लिए दिया जाए, तो वो वही दृष्टिकोण ना पेश करेगा। पर्सनैलिटी से मतलब कपड़ा इससे नहीं है, आपकी सोच, आपकी विचारधारा, आपके अंदर आपका जो कल्चर है, आपके कल्चर से मतलब है आपका सोच का कल्चर, आपका माइंड आपका कितना नेरो है, कितना व्यापक है, उससे मतलब है। तो जिस व्यक्ति का जैसा पर्सनैलिटी होगा उसका दृष्टिकोण भी वैसा है, वैसा ही वो व्यूज रखेगा किसी के प्रति। अब जैसे कि जो हाई क्लासेस लोग होते हैं उसका देखिएगा, उसका किसी चीज को देखने का, समझने का अलग से दृष्टिकोण होता है, और वो जो दृष्टिकोण होता है वही आपका क्या करेगा, सही करेगा मार्क्स। अब दृष्टिकोण भी आप कब ले आइएगा, जब आपके अंदर नॉलेज रहेगा। जब आपके अंदर नॉलेज है तभी ना आपका दृष्टिकोण भी कोई कर दृष्टिकोण आपका विकास करेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए हम लोग जब छोटे थे, तो छोटा जब हम लोग थे तो हम लोग यही सोचते थे कि जो आईएएस है ना, आईएएस सब नहीं बन सकता है, कोई आईएएस का लड़का बच्चा ही आईएएस बन सकता है। ये शायद आप लोगों में से भी बहुत कोई सोचते होंगे बचपन में। जैसे अभी एक मेंटेलिटी बना हुआ है, आईएएस जो इंग्लिश मीडियम रखता है वही बन सकता है, हिंदी मीडियम में बहुत मुश्किल है, जबकि ये गलत है। वास्तव में क्या है, कोई भी बन सकता है। आयोग किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। प्रॉब्लम क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले का, वे लोग वेल एजुकेटेड होते हैं, बड़े स्कूल से पढ़े होते हैं, तो वह सही गाइडलाइन उसको बचपन में ही मिल जाता है। और दूसरा ये होता है कि वो स्मार्टनेस तरीके से पढ़ाई करते हैं। अब वो इस तक हम आज तक इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट में ऐसा नहीं देखे हैं सामान्यतः कि पहले हम पीटी पढ़ेंगे, फिर रिजल्ट होगा, फिर हम मेंस के बारे में सोचेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले का क्लियर होता है, भाई हमको बीपीएससी करना है, हाँ करना है, चलो अब मेंस क्लास ज्वाइन करो। नहीं करना है तो बैंक करना, चलो बैंक में। वो अब इसमें नहीं रहता, अच्छा पीटी देख लेते हैं, पीटी होगा फिर सोचेंगे मेंस में। वो इस चक्कर में नहीं रहता। तो वो चीजें
आप मेंस का तैयारी की, और जब भी आप मेंस का तैयारी किए तो आपके अंदर नॉलेज इंप्रूव होगा ही होगा, और डिप्थ में होगा। नॉलेज इंप्रूव भी होगा और पूरा डीप में होगा। तो स्वाभाविक है आपका पीटी का तैयारी क्या हुआ, इसी के साथ कंप्लीट होता चला गया। तो सिविल सर्विस का तैयारी करने का यही नियम है कि मेंस का तैयारी शुरू किया जाए। किसका तैयारी शुरू किया जाए? मेंस का। मेंस बीच का करिए, ये आपका व्यक्तित्व को भी बढ़ाएगा या उसको चेंज करेगा, और प्लस आपका जब नॉलेज बढ़ेगा तो पीटी भी आपका क्या होगा, नॉलेज भी बढ़ाएगा। नॉलेज को मतलब पूरा डीप में बढ़ाएगा तो आपका पीटी भी मजबूत होता चला जाएगा, और आपका इधर इंटरव्यू भी के लायक भी आप बनते चले जाएंगे। तो ये इसलिए कहा जाता है कि सिविल सर्विस का तैयारी मेंस से शुरू करना चाहिए। सिर्फ बीपीएससी की ही बात नहीं कर रहे हम, किसी भी सिविल सर्विस, चाहे यूपीएससी हो, जेपीएससी हो, एमपीपीएससी हो, सबका बात हम कर रहे हैं। अभी आप बीते कुछ समय में देखेंगे तो आप ये चीज गौर कीजिएगा कि बीपीएससी का रिजल्ट वो स्टूडेंट ज्यादा ले रहे हैं जो यूपीएससी का तैयारी करते थे। ये हो गया रीजन। उसका क्या होता है, क्योंकि यूपीएससी में तो स्वाभाविक है कि वहां जो भी उसका तैयारी करेगा मेंस से ही शुरू करेगा, वहां तो वो वाला बात है नहीं। क्योंकि बीपीएससी वगैरह क्या है कि थोड़ा ढील दे देता है। आज यूपीएससी का तो ऐसा है नहीं। अगर वो बोल दिया है कि 5 जून को एग्जाम होगा, जो कि इस साल है, तो अब ये 99% रखिए कि 5 जून को होगा। कोई आकस्मिक कोई, जैसे अभी 2 साल से चेंज हुआ था तो कोरोना के कारण, नहीं तो उसके बाद भी देखिए ये अपना सिलेबस पकड़ लेता है। इस चीज को गौर कीजिए, एग्जाम लेट होकर के भी ये अपना सिलेबस पकड़ लेता है, फिर भी वो रिजल्ट लगभग उसी टाइम पे देता है। ये इसके खासियत है। यूपीपीसीएस भी अभी लाइन में आ गया है, उसके बाद अभी बीपीएससी वगैरह लाइन में आ रहा था, लेकिन होता है ना, शायद अभी इसका अभी लाइन में आने का समय नहीं हुआ। कोई चीज का एक समय होता है ना, अभी इसका समय पूरा नहीं हुआ। तो सिविल सर्विस का नियम यही है कि आप मेंस का तैयारी शुरू कीजिए। मेंस का तैयारी शुरू करेंगे तो आपका पीटी भी अपने आप होता चला जाएगा, इंटरव्यू भी इसमें अपने आप चला जाएगा। तो ये था हम लोगों का तैयारी करने का स्टेज। अब जानते सिविल सर्विस वास्तव में है क्या, तभी से हम लोग सिविल सर्विस बोल रहे हैं। तो ये सिविल सर्विस है क्या? देखिए, भारत राजनीतिक रूप से क्या है, जैसे आपसे एक सवाल पूछे, भारत राजनीतिक रूप से क्या है, तो आप इसका क्या जवाब देंगे? एक मामूली सा सवाल है। सपोज कीजिए आप इंटरव्यू में है बीपीएससी के, आपसे यही सवाल पूछा गया, भारत राजनीतिक रूप से क्या है, आप लोग में कोई जवाब देंगे? हाँ बबलू जी, आप बताइए, आप हाथ उठाए हुए हैं। नहीं सर, अभी तो हाथ नहीं उठाए हैं। नहीं, हमको दिखा है इसलिए, शायद तभी जो उठाए थे वही। तभी ये उठाए सर। अच्छा चलिए, कोई नहीं, बाकी लोग कोई बात नहीं, कोई भी जवाब दीजिए ना। देखिए, सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, हेजिटेशन। और सिविल सर्विस में तैयारी का पहला नियम यही कि आप अपना हेजिटेशन को दूर कीजिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, जवाब गलत होगा तो नहीं देने से अच्छा है कि गलत जवाब दे रहे हैं। यहाँ पर गलत जवाब देने से क्या होता है ना, एक चीज को याद रखिएगा, आप जैसे आपसे कोई सवाल पूछा और आप उसका गलत जवाब दिए, तो अब जो आपको उसका सही जवाब मिलेगा वो जिंदगी में आप कभी भूलिएगा नहीं। ये एक मनोवैज्ञानिक बात है। अगर आप कोई चीज गलत जवाब दे रहे हैं और उसमें आपका गलत जवाब हो गया और टोक दिया गया, वो आप जवाब, उसका सही जवाब आप नहीं भूलिएगा, इसलिए जवाब देना चाहिए। तो कोई बताएंगे भारत राजनीतिक रूप से क्या है, इसको क्या कहेंगे राजनीतिक रूप से? ऑप्शन हम दे देते हैं, देश, राज्य, राष्ट्र, अब बताइए क्या है, चौथा सभी। चलिए, हम विकल्प दे दिया आप लोगों को। पहला है देश, दूसरा है राज्य, तीसरा है राष्ट्र, चौथा सभी। तो अब बताइए भारत राजनीतिक रूप से क्या राज है? सभी होगा राज्य सर। है सर।
राज्य कौन बोले? हम बोले, रंजीत। अच्छा, रंजीत जी राज्य बोले। और कोई जवाब देंगे? सभी होगा सर। चलिए, ये बोले सभी, बबलू जी बोले सभी, एक व्यक्ति बोले राज्य, बाकी और कोई जवाब देंगे? राज्य है, इसका सही जवाब है राज्य। भारत राजनीतिक रूप से राज्य है। संविधान में क्या लिखा हुआ है? भारत को एक राज्य ही कहा गया ना, राज्यों का सम, भारत जो कि एक राज्य है और राज्यों का समूह है, जो कि राज्यों का राज्यों का समूह। संघ। ठीक है। जी। देखिए, देश जो होता है ये असल में भौगोलिक शब्द है, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। देश क्या, हम लोग जो बोलते हैं बिहार राज्य है, झारखंड राज्य है, ये वास्तव में राज्य है नहीं। हम लोग सुविधाजनक के तौर पे इसको बोलते हैं, इसको ऐसे सही रूप में इसको प्रांत कहा जाएगा, क्योंकि भारत राज्यों का संघ भी नहीं है, ये राज्यों का समूह है। हम लोग अमेरिका की तरह संघ भी नहीं है, ये समूह है, जिसको जब चाहे केंद्र समाप्त भी कर सकता है, उसको बना भी सकता है। तो देश क्या है, ये भौगोलिक शब्द है, जिसका मतलब होता है एक सीमा से एक सीमा तक का। जैसे भारत देश है, कहां से भाई? जम्मू कश्मीर से शुरू होता है और अंडमान निकोबार तक इसका सीमा रेखा है। इधर गुजरात से शुरू होता है, अरुणाचल प्रदेश तक जाता है। तो ये एक भौगोलिक संरचना को बताता है देश। ठीक है, जब भी देश का मतलब होता है एक भौगोलिक संरचना। राज्य जो होता है ये एक राजनीतिक शब्द है। ठीक, किसी भी राज्य का चार चीजें होती है। राज्य राज्य का एक परिभाषा भी नोट कर लीजिए। राज्य क्या है? समाज की राजनीतिक संरचना है। क्या है? समाज की राजनीतिक संरचना है। और समाज की राजनीतिक संरचना है, ये अमूर्त रूप है। अमूर्त रूप का मतलब समझे? अमूर्त रूप का मतलब क्या हुआ? मतलब इसको बौद्धिक रूप से समझ तो सकते हैं, इसको बौद्धिक रूप से समझ सकते हैं, लेकिन देख नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते इसको। अब भारत राज्य को देख सकते हैं, समझ सकते हैं ना? तो राज्य क्या है? एक समाज की राजनीतिक संरचना है, ये अमूर्त रूप है, यानी कि इसका एक बौद्धिक धारणा है, लेकिन इसको देख नहीं सकते हैं, इसका मतलब यही होता है। अब देखिए, एक चीज को समझिए, जब राज्य की राजनीतिक संरचना है, किसकी संरचना है? समाज की। तो स्वाभाविक बात है, जब समाज है तो समाज के लिए तो भूखंड की आवश्यकता है, यानी राज्य को एक भूखंड भी चाहिए। फिर समाज की राजनीतिक संरचना, तो समाज ऐसे थोड़ी ना बन जाएगा, किससे बनेगा? व्यक्तियों के समूह से, यानी कि इसको जनसंख्या भी चाहिए। बात समझे? अब ये क्या है? राजनीतिक संरचना है। तो जब ये राजनीतिक संरचना है, तो राजनीतिक क्रियान्वयन करने के लिए, ये चूंकि अमूर्त रूप है, तो इसका एक मूर्त रूप भी चाहिए जो इसका राजनीतिक क्रियान्वयन कर सके। समाज का जब ये राजनीतिक संरचना है, तो राजनीतिक क्रियान्वयन के लिए एक मूर्त रूप भी चाहिए। यही मूर्त रूप क्या है? यही मूर्त रूप है सरकार। क्या है? सरकार। समझे? ये मूर्त रूप क्या हो जाती है? ये मूर्त रूप ही है सरकार। अब जब सरकार इसका मूर्त रूप है, तो सरकार अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग कर सके, इसके लिए उसको भी देना चाहिए। इसी के लिए तब चौथा इसको क्या दिया जाता? शक्ति। और उसी शक्ति का नाम है संप्रभुता। तो राज्य का जो चार तत्व है कैसे है, समझ गए ना? ये राज्य का चार तत्व है, पढ़े भी होंगे पहले, कई बार पढ़े होंगे, राज्य के चार तत्व है। लेकिन ये चार तत्व क्यों है, ये समझ गए? और इनमें से यदि कोई एक तत्व नहीं हो, तो उसको हम लोग राज्य नहीं कहते हैं। यानी कि हर एक तत्व का होना क्या है? अनिवार्य है। ये चारों ही तत्व का होना अनिवार्य है। कोई यदि एक तत्व नहीं होगा तो राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा। ये भी पढ़े होंगे।
यहाँ तक बात आ गई समझ में? यहाँ तक कोई सवाल? आ गई सर। तो अब देखिए, राज्य का सरकार है, ठीक है। अब चलते हैं, तो जब राज्य होगा, सरकार है, तो सरकार जो शासन करती है, तो शासन का 3 अंग होता है। शासन का क्या होता है? सरकार क्या कर रही है? राजनीतिक क्रियान्वयन कर रही है, ये मूर्त रूप है। सरकार क्या है? ये राज्य का मूर्त रूप है, यही राज्य का मूर्त रूप है। अब ये अपनी राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, तो जब ये राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, तो इसके लिए उसी को क्या कहा जाता है? शासन कहा जाता है। तो शासन का क्या है? 3 अंग है। कौन कौन 3 अंग, कोई बताएंगे? शासन का विधा है, विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, न्यायपालिका। कार्यपालिका, बिल्कुल, न्यायपालिका। हाँ, कार्यपालिका, न्यायपालिका, ये शासन का 3 अंग है। विधायिका का काम क्या है? विधि का निर्माण करना। विधायिका का काम है विधि निर्माण करना। कार्यपालिका का क्या है? विधि का क्रियान्वयन करना। क्या काम है? कि विधि का क्रियान्वयन करना, ठीक है। न्यायपालिका का विधि का संरक्षण करना, यानी विधि सही है या नहीं है, ये विधि सही रूप से लागू हो रहा है या नहीं लागू हो रहा है, कोई इस विधि को तोड़ तो नहीं रहा है, ये किसका काम है? न्यायपालिका का, ठीक है। ये तीनों का 3 काम है। राजतंत्र में क्या होता है? विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका सामान्यतः एक शक्ति में रहता है। राजतंत्र में, राजतंत्र में क्या होगा? विधायिका, कार्यपालिका हो या न्यायपालिका, तीनों एक ही शक्ति हाथों में केंद्रित होता है। किसमें? राजतंत्र में। ये राजतंत्र की बात करें, एक शक्ति में केंद्रित होता है, या बहुत से ज्यादा एक समूह में। अगर एक शक्ति में नहीं रहेगा तो कुछ लोगों के समूह में। गूढ़तंत्र में भी यही होता है, तानाशाह में भी यही होता है। लोकतंत्र में ऐसा नहीं होता है। लोकतंत्र में क्या होता है? शक्तियों का पृथकीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? शक्तियों का पृथकीकरण। इसी के लिए संविधान का ये दायित्व किसको दिया गया है? शक्तियों का पृथकीकरण, ये दायित्व दिया जाता है संविधान पर, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, आते हैं अपना जो मूल विषय पर कि सिविल सेवक है क्या। तभी हम लोग पढ़े कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम क्या है? विधि को लागू करना, जो कानून है उसको लागू करना, क्रियान्वयन करना। तो कार्यपालिका 2 प्रकार का होता है। कौन कौन होता है? कोई बताएंगे? एक होता है राजनीतिक कार्यपालिका, दूसरा होता है अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। राजनीतिक कार्यपालिका को अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, इसको अस्थायी कार्यपालिका भी कहते हैं, ठीक है। इसमें कौन आया? विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब हुआ। तो समझ गए होंगे कि इसको अस्थायी क्यों कहते हैं, एग्जाम्पल से ही, और डिटेल करने की जरूरत है नहीं। इतने समझदार तो होंगे ही आप लोग। अस्थायी कार्यपालिका इसी को कहा जाता है, ये होता अधिकारियों का समूह। कौन होता है ये? सरकारी अधिकारियों का समूह, जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं। बात समझे? आप किसी नौकरी की तैयारी नहीं कर रहे, किसी जॉब की तैयारी नहीं कर रहे, आप इस देश की कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं। बीपीएससी है तो राज्य कहेंगे, आप इस राज्य के, बिहार राज्य के कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं।
राज्य का जब बने तो देश का भी जुड़ ही गए, देश से भी। आप कोई ये मत समझिए सिविल सर्विस कोई नौकरी है या फिर ये कोई जॉब का है। अगर कोई ऐसे किसी को नौकरी चाहिए फिर तो उसको सिविल सर्विस की तैयारी नहीं करना चाहिए, फिर वो रेलवे देखे, बैंक देखे, एसएससी देखे और देखे। ये क्या है, ये आप इस राज्य की कार्यपालिका का, जो कि वो भी एक अस्थायी कार्यपालिका का, आप उसका हिस्सा बनने जा रहे हैं। आपके ऊपर पूरा राज्य की क्या होगी, जिम्मेवारी होगी। यही अंतर है एक सिविल सर्विस में और अन्य नौकरी में। अन्य नौकरी में और सिविल सर्विस में जो अंतर है, बस इतना ही अंतर है। तब स्वाभाविक बात है कि जब आपको राज्य में कार्यपालिका का हिस्सा बनाया जा रहा तो उसका एग्जाम कोई साधारण तो होगा नहीं कि साधारण तरीके से ले ले। अब समझ में आए कि सिविल सर्विस का एग्जाम का प्रक्रिया इतना टफ क्यों रहता है। तो रीजन इसका वही है, क्योंकि जिनको चुना जा रहा है वो व्यक्ति कोई साधारण व्यक्ति नहीं होगा, उसके ऊपर पूरा राज्य का जिम्मेवारी होगा, राज्य के नागरिक का जिम्मेवारी होगा, उसका काम होगा शासन को चलाना। तो देखिए अब ये हो गया अस्थायी अस्थायी। अब यहाँ एक चीज और समझ लीजिए, अस्थायी कार्य राजनीतिक कार्यपालिका, ठीक है, इसको आप सत्ता भी कह सकते हैं, इसको सत्ता कहिए, सत्ता है। इसका काम होता है क्या करना, क्या करना है ये। अब आते हैं अस्थायी कार्यपालिका, अधिकारियों का समूह, ठीक, इसको प्रशासन कहिए। इसका काम है क्या करना है प्लस कैसे करना है। सरकार एक टारगेट दे दिया कि 10 दिन के अंदर जो है लॉकडाउन लगेगा और लॉकडाउन के दौरान हर व्यक्ति को राशन पानी उसके घर पे पहुंचा देना है। ये ऑर्डर दिया, सरकार सो गया। अब वो दिमाग कौन लगाएगा, प्रशासन लगाएगा कि एक एक आदमी के घर में कैसे पहुंचाए। सरकार नहीं आएगा लगाने। नीतीश कुमार जागे या मोदी जी जागे, बोल दिए कि हाँ आज रात 12 बजे से ये चीज लागू होगा, अब बोल के सो गया। अब अधिकारी समझे, तो यानी मेरा ये समझाने का मतलब ये था, आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं समझ लीजिए कि आपके ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। इनसे ज्यादा जिम्मेवारी आपके ऊपर है। ये अलग बात है कि पावर इसके हाथ में है, ये चाहेगा तो आपका ट्रांसफर कर सकता है, लेकिन आप इनको नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ जो आते हैं राजनीतिक कार्यपालिका में वो जनप्रतिनिधि आते हैं, सामान्यतः वो जनप्रतिनिधि होते हैं। तो जनप्रतिनिधि लोकतंत्र है, तो जनप्रतिनिधि मतलब वह जनता जिसको अपना प्रतिनिधि, यानी उसके पास जनता का पावर है, लोकतंत्र है। और भारत में संविधान में स्पष्ट है, यहाँ शक्ति का अंतिम स्रोत कौन होगा, जनता होगा भारत में। तो स्वाभाविक बात है कि ये ज्यादा पावरफुल तो होगा ही। तो अस्थायी कार्यपालिका यही है, प्रशासन, यानी कि इसका ये क्या हुआ, अधिकारियों का समूह हुआ जिसकी तैयारी आप लोग कर रहे हैं और आपके ऊपर जिम्मेवारी ज्यादा है। आप कोई नौकरी की तैयारी करने नहीं जा रहे हैं, किसी जॉब की तैयारी करने नहीं जा रहे। अगर किसी को नौकरी चाहिए, जॉब चाहिए, फिर उसके लिए सिविल सर्विस नहीं है, फिर वो यहाँ पर वो प्रेशर में कर भी नहीं। यहाँ वही आए जिनके अंदर ये जुनून है कि मुझे लाल बत्ती चाहिए, मुझे इस देश के, इस राज्य के अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनना है। अधिकारी वाला पावर हमको चाहिए, सैलरी चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 50,000 हो, कोई मतलब नहीं, पावर हमको अधिकारी का चाहिए। एक अधिकारी का पावर होता है, उसकी एक कलम की ताकत होती है। एक ईमानदार और सही अधिकारी है जिसको अपनी शक्ति का प्रयोग कैसे करना है पता है, वो बड़े से बड़े एक ऐसे भी अधिकारी हुए हैं जो अच्छा खासा नेताओं का जो है पॉलिटिकल करियर बर्बाद करके चला गया है। भारत में ऐसे बहुत से अधिकारी रहे हैं, खासकर जो आईएएस होते हैं उन लोग को तो और वहां तो पूरा छटा हुआ आता है, तो उन लोग को तो और ये रहता है, अपना पता रहता है, और एक आईएएस को पावर भी ज्यादा होता है। तो
एक आईएएस ऑफिसर, ऐसे कई ऑफिसर हुए हैं जो नाम हम यहाँ नहीं लेंगे किसी नेता का, लेकिन ऐसे कई ऑफिसर हुए हैं भारत में और ऐसे बहुत से अभी भी है जिनको, जो ईमानदार है। दो बात है, जो ईमानदार है, हिम्मत है, साहसी है, प्लस जिसको अपना पावर को यूज करने का तरीका पता। देखिए, मशीन गन्स दे दिए, मिसाइल दे दिए, सब कुछ दे दिया, पावरफुल हो गए, लेकिन आपको चलाना ही नहीं आता तो कोई काम का रहा? कोई काम का नहीं रहा। आपको कटप्पा वाला तलवार पकड़ा दिए, लेकिन आपको तलवारबाजी आता है नहीं तो कोई काम रहा आपका? कोई काम नहीं होगा, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। तो इंपॉर्टेंट पावर नहीं है, इंपॉर्टेंट पावर को यूज कैसे करना है ये समझ होना है। तो जिस अधिकारी को ये पता है ना हमको कैसे अपना पावर यूज करना है, तो वो अच्छा पॉलिटिकल जो नेता होते हैं उसका क्या मतलब, अच्छा नेता कर देता है अगर वो उस पर दुश्मनी पे आ जाए तो। शौक से तो कोई नहीं करेगा ना दुश्मन, क्योंकि उसकी कलम में ताकत होती है, उसके कलम में वह ताकत होती है कि वह कर सकता है। तो जिसके अंदर वो जुनून है कि नहीं हमको वह ताकत चाहिए, वही सिविल सर्विस निकाल सकता है। अगर कोई नौकरी की चाहत करके है कि तो नहीं निकाल सकता है, या कोई अन्य चाहत का है हो जाए, बीपीएससी निकल जाए, तो वह भूल जाए। मेरी जैसे कई बार हम लोगों का आ जाता है कि सर जैसे टेस्ट सीरीज ही है, पीडीएफ भेज देते हैं और हर पीडीएफ में आंसर की का लिंक दिया और आंसर की यहाँ क्लिक करें और अगर आप अपना पैकेज खरीदिए और आंसर देखिए। असल में क्वेश्चन देने का उद्देश्य होता है आप हमारे क्वेश्चन का क्वालिटी पहले देख लीजिए। अब हम बोलेंगे कि नहीं मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, लीजिए लीजिए, तो हो सकता है कि आपको विश्वास ना हो, तो भाई आप क्वेश्चन ही डायरेक्ट देख लीजिए। अगर आपको लग रहा है कि नहीं ये क्वेश्चन आपको बनाना चाहिए, प्रैक्टिस करना चाहिए, तो आप आइए दीजिए, नहीं वरना नहीं। तो कुछ स्टूडेंट मैसेज करेंगे, कॉल करेंगे सर आंसर की, तो उनको बोलते हैं भाई पीडीएफ में वहां लिंक दिया हुआ, जाओ जैसा वहां इंस्ट्रक्शन दिया गया फॉलो करो। तो सर वहां पेमेंट मांग रहा है, तो कोई बात सही है भाई, पेमेंट मांग रहा है तो पेमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। सर तो जो गरीब स्टूडेंट है वो क्या पढ़ाई छोड़ दे? तो उसको हम सीधा एक ही बात कहते हैं, पढ़ाई तो नहीं छोड़िए लेकिन सिविल सर्विस का तैयारी छोड़ दीजिए। तो क्यों सर? तो स्वाभाविक बात है, यदि आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो ग्रेजुएट तो होंगे ही। हाँ सर, बोलता हाँ सर। तो मेरा सीधा कहना है कि अगर आप ग्रेजुएट होकर के हमारे यहाँ जो कि टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन 1 ईयर का लगता है 900, 6 मंथ का लगता है 600 का और 3 मंथ में 450, यानी कि 150 रुपीज पर मंथ, और 1 मंथ का जो लेंगे 200 यानी कि अगर आप ग्रेजुएट होकर के 1 महीना में 200 रुपया नहीं कमा सकते हैं तो आप कल के डेट में इस राज्य को क्या संभालेंगे? मेरा कहने का मतलब ये होता है, हम उसका कोई मजाक नहीं उड़ा रहे होते, उसकी डिग्री का, उसके नॉलेज का, उसकी क्षमता का या आर्थिक स्थिति का नहीं। मेरा कहने का मतलब ये होता है कि सिविल सर्विस का मतलब है आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इसका मतलब है आप इस राज्य की अस्थायी कार्यपालिका का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसके ऊपर पूरा राज्य की जिम्मेवारी है। और आप समझ रहे हैं, अभी आप समझ चुके हैं, आपके ऊपर डबल, इसको तो क्या करना है, ये भी क्या करना है फिर आप ही को बताना है। ये भी क्या करना है वो नहीं सोचेगा, वो तो अपना वोट बैंक के हिसाब से सोचेगा। आपको वोट बैंक के हिसाब से नहीं सोचना, आपको राज्य का भला के हिसाब से सोचना है। तो आपके ऊपर तो दोनों है, क्या करना है प्लस कैसे करना है। तो जब आप 200 रुपया अगर ग्रेजुएट होकर के 1 महीना में नहीं कमा पाते हैं, ठीक है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप इस राज्य को चलाने के लायक है? आप इस राज्य की अस्थायी कार्यपालिका का कैसे आप भरोसा मतलब दिला पाएंगे? तो मेरा कहने का मतलब ये होता है, कुछ स्टूडेंट इस पे मजाक में ये भी ले लेते हैं, थोड़ा सा बुरा, नहीं सर आप क्या गरीब स्टूडेंट का मजाक उड़ा रहे? तो भाई हम मजाक नहीं उड़ा रहे, हम यहाँ आपको एक रियलिटी दिखा रहे कि अगर आप 200 रुपीज मंथ नहीं कमा पा रहे हैं ग्रेजुएट होकर के, तो फिर कल अगर आपको राज्य का आप बीपीएससी निकाले और आपको वित्त विभाग में भेज दे और सरकार बोले कि नहीं आपको राजस्व बढ़ाना है, तो आप क्या कीजिएगा?
पाकिस्तान के पीएम की तरह जाकर के मीडिया में आके रोना रोइएगा कि हमारे पास खर्चा पानी कुछ नहीं है, डोनेट दो। वैसे वही तरीका अपनाएंगे ना, मजाक नहीं उड़ा रहे किसी का। एक्चुअली अभी कुछ दिन पहले ही उसका एक बयान आया था कि पाकिस्तान की आर्थिक अर्थव्यवस्था भारत से बेहतर है। तो मन में मेरा यही ख्याल आया कि अगर मांगना किसी देश की अर्थव्यवस्था का है, तो फिर आप भारत क्या, चीन और अमेरिका से भी आगे है। भारत तो बहुत छोटी चीज है आपके आगे। तो ये आपका अस्थायी कार्यपालिका है। अब एक चीज और हम लोग चलते हैं, हमारे देश का जो क्या है, अब बताइए। अभी भेजा जा रहा है रिक्वेस्ट, बस यही प्रॉब्लम है। यही स्टूडेंट फिर बाद में कहते हैं कि आयोग भेदभाव करता है। ऐसे ही स्टूडेंट बाद में बोलते हैं कि आयोग भेदभाव करता है। हमारे देश में किसका शासन है? विकल्प दे रहे हैं, संसद का शासन है, धर्म का शासन है, या विधि का शासन है, या न्यायपालिका का शासन है। बताइए, 4 विकल्प है। सवाल है किसका शासन है हमारे देश में? सांसद का। चलिए, कौन बोले संसद का शासन है? रंजीत। रंजित। चलिए ठीक है, बाकी और कोई बताएंगे? तो रंजित जी हमको एक बात बताइए, अगर हमारे देश यस में सर। शासन है, तो यस अभी सर। पिछले साल जो कृषि कानून आया था, यस सर। इस कानून को न्यायपालिका, अभी तो ये कानून ही वापस ले लिया, ठीक है, लेकिन वापस यस सर। लेने से पहले न्यायपालिका 3 महीने के लिए निलंबित कर दिया था, ठीक है। तो यस सर। यदि हमारे देश में संसद का शासन है, तो न्यायपालिका इस कानून को 3 महीने के लिए निलंबित क्यों कर दिया था? 3 साढ़े 3 महीने के लिए जो किया था। सांसद के पास था, लेकिन सांसद के जो सदस्य हैं उसमें से ज्यादातर कृषि बिल के समर्थन में थे, और वो उसको हटा, जिससे उसका जो उन लोगों का जो हेड है उसके बातों को टालना नहीं चाह रहे थे। मेरा सवाल वो है ही नहीं। मेरा सवाल ये है, अगर हमारे देश में संसद का शासन है, तो यानी संसद सुपर पावर हुआ, ठीक है। यस सर। तो सुपर पावर जब ये है, तो इसको कैसे रोक देगा? मान के चलिए आप अपने घर में आप सबसे बड़े हेड हैं, ठीक है, के यस सर। पास सुपर पावर, तो आपका डिसीजन को आपके नीचे का, या आप एक ऑफिस में काम कर रहे हैं और आप ऑफिसर हैं, ठीक है, आपके ऑर्डर दे रहे हैं, तो आपके नीचे जो जूनियर है, क्या वो आपके ऑर्डर को काट सकते हैं? ये चीज बताइए। नहीं सर। नहीं लेकिन सर। आपका यदि कोई डिसीजन लिया है और आपके पास पावर है, तो आप काट सकते हैं ना हाँ सर। उसको, उस डिसीजन को रिमूव कर सकते हैं, उस डिसीजन को जो होता है कैंसिल कर सकते हैं, जो भी है, कुछ ना कुछ तो कर सकते होंगे। लेकिन आपके डिसीजन का वो कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि आपके पास सुपर पावर है। तो आपके अनुसार हमारे देश में संसद का शासन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। आप जो बोले संसद का शासन है, तो संसद का यदि शासन है, तो सुपर पावर इसके पास है। तो ये जो कृषि कानून अभी आई थी, फिर इसको न्यायपालिका निलंबित कैसे कर लिया? ये भला, ये जब इसके पास सुपर पावर है तो। कोई और भी जवाब देंगे?
और भी कई लोग हैं, तो वो लोग भी जवाब दे सकते हैं। सब कुछ रंजित जी पर मत छोड़ दीजिए। देखिए, हमारे देश में ना संसद का पावर है, ना धर्म का, ना न्याय। हमारे यहाँ विधि का शासन है। किसका शासन है? विधि का शासन है हमारे यहाँ। समझे? इसको ही विधि का शासन का तात्पर्य है, इसी को कहा जाता है संविधानवाद। यूपीएससी का सबसे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है संविधानवाद। ठीक, तो हमारे यहाँ विधि का शासन है, या फिर इसको ऐसे भी कहिए, हमारे यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। हमारे यहाँ क्या है? संविधान की सर्वोच्चता, यानी संविधान ही सर्वोच्च है हमारे यहाँ, उससे ऊपर कोई नहीं है। प्रस्तावना भी देखिए तो वही चीज कह रहा है। हम भारत के लोग, शुरुआत होता है यानी भारत के लोग शुरू किए हैं, फिर क्या किए हैं? लास्ट में अंगीकृत, इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं, यानी इसको निर्माण भी किए, अधिनियमित भी कर दिए और स्वयं को आत्मर्पित करते, यानी स्वयं को भी इसके समर्पण में करते। हम भी इसी के अंडर में है। तो हमारे यहाँ विधि का शासन, इसी को संविधानवाद कहा जाता है। यही है संविधान की सर्वोच्चता। यानी हमारे देश में कौन है? संविधान सर्वोच्च है। बात समझ में आ रही है? सब हाँ, इसको अब थोड़ा सा हम लोग चलते हैं डीप में, समझिए इसको। सबसे पहले हम लोग समझते हैं, दो चीज होता है विधि का शासन जब होता है ना, तो दो बात होता है। एक होता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। पहले समझिए संविधान कितने प्रकार का होता है। अगर आपसे कोई पूछे संविधान कितने प्रकार का होता है, तो आप क्या जवाब देंगे? जैसे जो सामान्यतः जो स्टूडेंट का एक मेंटेलिटी होता है, अगर उनसे कोई पूछे संविधान कितने प्रकार का होता है, तो उसका जवाब होता है दो प्रकार का, लिखित संविधान और दूसरा कोई बोलता है अलिखित संविधान। ठीक है? और या फिर कोई बोलेगा मौखिक संविधान। अब ये बात हमको समझ में नहीं आता, जो मौखिक संविधान है, तो भाई क्या वहां पर संविधान बनाना वाला मतलब माइक ले लेके बोलता है? जिस देश में मौखिक संविधान, जिस देश में लिखित संविधान नहीं है, तो क्या वहां पे माइक लेके अनाउंस करता है, हाँ आज से ये नियम लागू हो गया है? एक बात को देखिए, गजट समझते हैं? हिंदी में नहीं कहते सर। हैं राजपत्र। हिंदी में इसी को कहते हैं राजपत्र। अच्छा। जैसे आप लोग देखते होंगे, जैसे कोई कानून, संसद में कोई नियम बनता है, तो एक राजपत्र रिलीज होता है, पीडीएफ आता है आजकल सबके फोन पे आता है ना, जिसमें पूरा उस ऊपर में देखिएगा लिखा रहेगा राष्ट्र भारत सरकार, अशोक स्तंभ रहेगा, रहता है उसके नीचे, फिर पूरा डिटेल रहेगा, फिर राष्ट्रपति का सिग्नेचर रहता है। क्योंकि कोई भी कानून अधिनियम कब बनता है? राष्ट्रपति के सिग्नेचर के, ये सॉरी, कोई भी विधेयक अधिनियम कब राष्ट्रपति के सिग्नेचर के उपरांत ही बनता है, तो नीचे रहता है। तो अब चाहे देश में लिखित संविधान हो या अलिखित संविधान हो, ठीक है, राजपत्र तो वहां जारी ही होगा ना। राजपत्र से ही ना कोई कानून को किया जाएगा, लागू किया जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अभी नरेंद्र मोदी कुछ भी बोले, पब्लिक में आके कितनों अनाउंस कर दे, अभी आके अनाउंस कर दे नरेंद्र मोदी कि आज से जो है, सपोज कीजिए अनाउंस कर दिया कि आज से जो है भारत में
कॉमन सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू होगा, उसका कोई मतलब नहीं है। 100 बार बोल दे कोई मतलब नहीं, 500 बार बोल दे, कब होगा वो? जबकि वो भारत सरकार का राजपत्र रिलीज होगा, प्रकाशित होगा। बात समझे? जब तक भारत सरकार का राजपत्र नहीं होगा रिलीज, तब तक वो क्या होगा, वो उसका बोलने का कोई मायने नहीं है। यानी वैल्यू किसका है, नरेंद्र मोदी का है या फिर इस राजपत्र का है? किसका वैल्यू है? नरेंद्र राजपत्र मोदी का। का। नरेंद्र मोदी का कोई वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है, सारा वैल्यू राजपत्र का है। आप एक ऑफिसर हैं, आपके सीनियर ऑफिसर फोन करके बोल दिया बढ़िया बिस्तर बांधो तुम्हारा ट्रांसफर हो गया है, उसका कोई मतलब थोड़ी ना है जब तक आपको ट्रांसफर लेटर नहीं आएगा, तब तक उसका कोई मायने नहीं है। कभी कभी जैसे ऐसा भी होता है, ऐसा देखिएगा हिंदी फिल्म में किया जाता है, क्या किया जाता है, कोई ऑफिसर है, कोई इंस्पेक्टर है, ईमानदार है, वो किसी नेता के पीछे पड़ा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी के पीछे। वो नेता क्या किया, अपना पॉलिटिकल पावर का यूज करके इसको ट्रांसफर करवा दिया। अब जो वहां का जो आईजी है या एसपी है, वो उसको ये पसंद कर रहा है, ये पुलिस इंस्पेक्टर को, ये पुलिस को, इस पुलिस ऑफिसर को या ऑफिसर का ये ऑफिसर को पसंद कर रहा है, जो भी उसका सीनियर ऑफिसर है, छोटा रैंक में है तो एसपी, उससे बड़ा में है तो आईजी, डीआईजी, जो भी है इसको पसंद कर रहा है। और वो भी चाहता है, उसको भी लग रहा है कि ये काम अच्छा कर रहा है, इसका ये, इसको सबक मिलना चाहिए, इसको सजा मिले। वो क्या करता है, इसको बोल देता है ऑफिसर को कि देखो हम 3 दिन के लिए ना छुट्टी में जा रहे हैं, हम 2 से 3 दिन के लिए छुट्टी में जा रहे हैं, तो जब तक हम छुट्टी से वापस ना आ जाए तब तक तुम्हारा ट्रांसफर लेटर मेरा टेबल पे रहेगा, तब तक तुमको जो करना है कर लो, बाद में हम देख लेंगे, बाद में हम गृह मंत्रालय को जवाब दे देंगे। ऐसा नहीं है कि ये आसान है, फिल्म में भले उसको एक नॉर्मल तरीके से पेश करता, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है। रियल में क्या है कि गृह मंत्रालय फिर इसको पूछेगा कि भाई आप 3 दिन पहले आपको भेजा गया तो आपको उसको लेट से क्यों पहुंचाया गया। लेकिन कभी कभी क्या होता है ना, मिली भगत भी होता है, हो सकता है कि गृह मंत्रालय भी चाहता है, लेकिन अब वहां जो ऊपर जो गृह मंत्री है उसको उस पर प्रेशर है। कभी कभी ऐसा था कि गृह मंत्री भी चाह रहा है कि ये पॉलिटिकल जो है इसका करियर खराब हो, लेकिन अब वो भी मजबूर है, वो डायरेक्टली इस पे कुछ नहीं कर सकता, चलो उसको दिखाने के लिए हम ट्रांसफर लेटर निकाल दिए, एसपी ही बदमाशी कर लिया। अब एसपी को कुछ करना तो, या डीआईजी है तो बड़े रैंक के अधिकारी को तो छेड़छाड़ करना इतना आसान है नहीं, क्योंकि वहां पे अगर आप कुछ गड़बड़ किए तो फिर हो सकता है कि विपक्ष आपको सदन में हंगामा खड़ा कर दे। बड़े रैंक के जो अधिकारी होते हैं उस पर इतना आसान नहीं होता पॉलिटिकल प्रेशर बनाना, बहुत मुश्किल हो जाता है अगर खासकर वो ईमानदार है। क्योंकि ऐसे नेता, इसका क्या होता है कि ऐसे ईमानदार ऑफिसर के साथ पब्लिक होता है, और जब आपके साथ पब्लिक जुड़ा हुआ है तो जो विपक्षी पार्टी है वो क्या चाहेगा, वो तो सोचेगा कि हम इस ऑफिसर के साथ दे करके क्या हो, पब्लिक का सिंपैथी ले। ये भी होता है। तो आपका वैल्यू क्या है, बात का वैल्यू नहीं होता है, वैल्यू होता है ये राजपत्र का, पेपर का। तो अब जिस देश में अलिखित संविधान है तो वहां भी तो पेपर निकलता होगा, समझे? तो असल में लिखित और लिखित सब कुछ नहीं है, वास्तव में क्या है, संविधान अगर सिविल सर्विस की दृष्टिकोण, मतलब एक अच्छे राजनीतिक स्टूडेंट यही समझेंगे संविधान 2 प्रकार का होता है, निर्मित संविधान, दूसरा विकसित संविधान। अब देखिए जहां निर्मित संविधान होगा ना वहां लिखित संविधान होगा, क्यों? क्योंकि निर्मित संविधान उसी को कहा जाता है जहां की कुछ लोगों का समूह मिलके संविधान का निर्माण करे। जैसे भारत में जहां क्या हुआ, कुछ लोगों का समूह चुना गया जनता द्वारा, जनप्रतिनिधियों द्वारा कुछ लोगों का समूह चुना गया, और वह समूह क्या किया, विचार विमर्श करके संविधान तय किया। तो वहां जो संविधान तय किया जाता है विचार कुछ लोगों का समूह द्वारा विचार विमर्श करके, उसको कहा जाता है निर्मित संविधान। तो जो इस प्रकार का संविधान है, स्वाभाविक बात है कि उसको लिखित ही रखना होगा, उसको लिखित रूप में रखना ही होगा। अब एक संविधान होता है क्या,
कि ये लोक विधि जो होता है, जो लोक विधि होता है इसको कहिए, या परंपरा जो होता है, लोक विधि कहिए या जो परंपरागत विधि जो होता है, परंपरागत विधि जो होता है, इसी को क्या होता है समय के अनुसार बदलते 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 क्या किया, एक संविधान का रूप दे दिया। समय के अनुसार बदलते हुए संविधान का रूप दे दिया, उसी को कहा जाता है विकसित संविधान। अब स्वाभाविक बात है, जहां इस तरह का संविधान रचना हुआ तो वहां पर कोई डाटा तो होगा नहीं। जैसे भारत का संविधान का एक डाटा है, यहां से शुरू हुआ, कैसे है कि भाई 9 दिसंबर 1946 सबसे पहले संविधान सभा का गठन हुआ। 9 दिसंबर 1946 को पहला बैठक हुआ जिसमें अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। 11 दिसंबर को अस्थायी चुना गया। 13 को उद्देशिका लाया गया। फिर एक ड्राफ्ट बनाया, कमेटी बना, वो कमेटी एक ड्राफ्ट बनाया, फिर उस ड्राफ्ट को रिलीज किया गया, लोगों का फिर सजेशन लिया गया, फिर ड्राफ्ट को चेंज किया गया, फिर उसको पेश किया गया संविधान सभा में, फिर उसमें विचार विमर्श हुआ। मतदान नहीं हुआ, इस चीज को याद रखिएगा। संविधान सभा में मतदान नहीं हुआ था, सब कुछ विचार विमर्श हुआ था। फिर विचार विमर्श हुआ, विचार विमर्श करके संशोधन हुआ। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद फिर उस संविधान को तय किया गया, वह संविधान का निर्माण हुआ, वह संविधान रिलीज हुआ। कहने का मतलब सॉरी, उसको अधिनियमित किया गया, रिलीज नहीं हुआ, वो अधिनियम संविधान अधिनियमित हुआ। लेकिन विकसित देश में जो विकसित संविधान होगा वहां तो वैसा बात नहीं है। वहां क्या है कि जो लोक विधि आ रहा है, जैसे 10 साल पहले कोई मान के चलिए था, कोई राजा था, वहां एक नियम बनाया ऐसा ऐसा, 2 साल के बाद फिर उसमें कुछ नया चीज जोड़ दिए, फिर उसको क्या किए, परिस्थिति के अनुसार कुछ नया चीज जोड़े, कुछ चेंज किए। 2 साल के बाद फिर कुछ उसमें नया चीज जोड़े, फिर कुछ चेंज किए। धीरे धीरे क्या हुआ, वो एक संविधान का रूप ले लिया, तो वो हुआ विकसित संविधान। तो उसका कोई ये नहीं हुआ, उसी को हम लोग कहते हैं अलिखित संविधान या मौखिक संविधान, जो कि वो कोई ऐसा नहीं कि वो मौखिक, मतलब मौखिक संविधान का मतलब मुंह से बना हुआ है, वो भी राष्ट्रपति द्वारा जारी हुआ। बस इसके तरह निर्मित संविधान की तरह उसको एक लिखित रूप नहीं दिया गया। जैसे भारत का संविधान है, क्या हुआ, एक जर्नल हुआ। भारत का संविधान को कह सकते हैं एक जर्नल है, डायरी है, जिसमें पूरा A to Z डाटा है। अमेरिका का संविधान वही है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान ऐसा नहीं है। ये जो लोक विधि था उसी को विकसित करते करते, चेंज समय और परिस्थिति के अनुसार चेंज करते करते क्या किया गया, उसको एक विकसित रूप दे दिया। जैसे ब्रिटेन से एक चीज याद आया कि अभी जो वहां का प्राइम मिनिस्टर है, क्या नाम है अभी वर्तमान में जो प्राइम मिनिस्टर है, नाम किन्हीं को याद है कुछ, नाम भूल रहे हैं वो, उसका जो भी है उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। और अभी वहां का जो वित्त मंत्री जो भारतीय मूल का है, अब ये हालांकि वो भारत के है नहीं, उसके पूर्वज पूर्वी अफ्रीका में थे जो इंग्लैंड आके बसे थे। अब ये ज्यादातर जोड़ है, कोई शकून है उसका, वही आगे चल करके ब्रिटेन का अगला प्रधानमंत्री होगा। अगर ऐसा हुआ तो कह सकते हैं कि एक भारतीय मूल का व्यक्ति आने वाले समय में प्राइम मिनिस्टर बनेगा, जो कि ब्रिटेन का सबसे शक्तिशाली पद है। जैसे भारत में प्रधानमंत्री सबसे शक्तिशाली पद है, वैसे वहां भी है, संसदीय प्रणाली अपनाए हुए है, तो वहां भी वही बात है। तो वो सबसे ज्यादा जो वो भी बनने जा रहा है। अब देखिए, संभावना वही है, बाकी नाम आप लोग देख लीजिएगा। तो ये निर्मित संविधान हुआ, एक विकसित संविधान हुआ। भारत में निर्मित संविधान, अमेरिका में निर्मित संविधान है, इंग्लैंड में विकसित संविधान है। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे किस विषय में, संविधान से पहले विधि का शासन, ठीक है, विधि का शासन पे थे, अब वापस वहीं जाते हैं। तो अब देखिए अंतर क्या हो जाता है। भारत में क्या है, संविधान सर्वोच्च है, इसको शॉर्ट में इसे समझा रहे। ये कहा संविधान सर्वोच्च है, कहा, भारत में, ठीक है।
इंग्लैंड में संसद सर्वोच्च है, ब्रिटेन में क्या है, संसद सर्वोच्च है। ये कहाँ है, ब्रिटेन में। अब देखिए दोनों में अंतर क्या होगा समझिएगा, इसमें क्या अंतर होगा। यदि संविधान सर्वोच्च है, संविधान सर्वोच्च है जहां भी, तो स्वाभाविक बात है कि संविधान क्या है, ये तो अमूर्त रूप है। जिस प्रकार राज्य एक अमूर्त रूप है, ठीक है, उसका मूर्त रूप क्या है, सरकार। इसी प्रकार संविधान एक भौतिक धारणा, अब ये सर्वोच्च है, तो इसकी सर्वोच्चता को ध्यान में रखने के लिए, इसकी सर्वोच्चता का संरक्षण के लिए क्या रखा गया, इसकी सर्वोच्चता का संरक्षण के लिए ही है क्या, न्यायपालिका। बात समझे। हालांकि न्यायपालिका सर्वोच्च नहीं है, न्यायपालिका भी संविधान के अंतर्गत ही है, चाहे सर्वोच्च तो संविधान है, लेकिन इसको ये न्यायपालिका ही है जो, जिसको संविधान का संरक्षक बनाया गया है। यही वजह है कि न्यायपालिका की शक्ति भारत में क्या है, व्यापक है। इसी वजह से भारत में क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया है। क्या है, यथोचित विधि प्रक्रिया। यथोचित विधि प्रक्रिया से मतलब यह है, संसद है वो कानून बनाया, अब इस कानून का क्या होगा कि न्यायपालिका निरीक्षण करेगा कि यह कानून संविधान के अनुसार है या नहीं है। फिर अगर ये संविधान के अनुसार है भी, तो जो ये कानून है, जो ये विधि है, ये व्यक्ति के मौलिक अधिकार का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर व्यक्ति के मौलिक अधिकार को यानी फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है, तो न्यायपालिका क्या करेगा, उस कानून को शून्य कर देगा। इसको क्या करेगा, शून्य कर देगा। समझे, यानी संसद कानून बनाया, अब इस कानून को क्या करेगा, इसका संरक्षण, इसका निरीक्षण कौन करेगा, न्यायपालिका करेगा। अगर न्यायपालिका देख लिया कि कानून सही है तो ठीक, अगर लग रहा है कि नहीं ये संविधान के विरुद्ध है तो भी ठीक। भारत में चूंकि प्राकृतिक न्याय को अपनाया गया है, तो अगर प्राकृतिक न्याय के भी विरुद्ध है तो उसमें भी उसको शून्य कर देगा, मौलिक अधिकार के विरुद्ध है तो शून्य कर देगा, और संसद वहां कुछ नहीं कर सकता, कानून क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा अगर गलत है तो यही है यथोचित विधि प्रक्रिया। अब एक होता है संसद सर्वोच्च है, कौन सर्वोच्च है, संसद। तो जहां संसद सर्वोच्च वाली बात होगी उसको कहते हैं विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। यहां पर क्या स्थापित प्रक्रिया होगा, संसद कानून बनाया, ठीक है, अब यहां पर क्या है, न्यायपालिका कमजोर पड़ जाती है। क्या हो जाती है, न्यायपालिका कमजोर होती है, ये भारत और अमेरिका की तरह मजबूत नहीं होती है। अब अगर संसद बोल रहा है कि कानून सही है तो सही है, यहाँ संसद का पावर बहुत ज्यादा है। समझे रंजित जी, क्यों कृषि कानून को न्यायपालिका निलंबित कर दिया। हाँ सर। हाँ, तो हमारे देश में संविधानवाद है, विधि का शासन है। विधि का शासन का मतलब हुआ संविधान का शासन। संविधान को बनाया गया है न्यायपालिका को, इसलिए पावरफुल है हमारे यहाँ। न्यायपालिका का शक्ति असीमित है। हाँ, ये बात सही है कि वो भी संविधान के अंतर्गत है, लेकिन उसकी असीमित नहीं कहेंगे, लेकिन व्यापक जरूर है। यानी कि वो कहीं भी अगर हो रही है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो रही है, न्यायिक पुनर्विलोकन की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, ठीक है, संविधान का मूल ढांचा की बात हो रही है, व्यक्ति का जो फंडामेंटल संरक्षण की बात हो रही है, तो न्यायपालिका कहीं भी इन कर सकती। कोई वहां मतलब नहीं होता है कि नहीं ये संसद का अधिकार है, यहाँ आप कैसे आएंगे, वहां कोई बात नहीं। इसलिए भारत में न्यायपालिका की शक्ति को व्यापक माना गया है, यहाँ पर व्यापक है। और हमारे देश में क्या है,
एकात्मक न्यायिक तंत्र है। एकात्मक न्यायिक तंत्र होने के कारण ये और पावरफुल है। ठीक। अब एक चीज को और यहां ध्यान रखिएगा, वो देश जहां एकात्मक शासन व्यवस्था होता है, क्या होता है, एकात्मक शासन होगा, वहां पर सामान्यतः देखा गया है कि संसद सर्वोच्च होता है। क्या होता है, वहां पर संसद सर्वोच्च होता है। ऐसा जरूरी नहीं कि ये होगा ही होगा, लेकिन होता है। ठीक है। लेकिन अगर संघात्मक शासन है, कौन सा है शासन व्यवस्था, संघात्मक शासन है। अब देखिए संसद सर्वोच्च है तो इसका मतलब क्या होगा, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया होगा वहां। अब अगर संघात्मक शासन व्यवस्था है, क्या है, शासन व्यवस्था है, तो देखिए जब संघात्मक शासन व्यवस्था है तो स्वाभाविक बात है कि वहां एक से ज्यादा सरकारें होगी। बात समझे। अब जब एक से ज्यादा सरकारें होगी तो स्वाभाविक है कि वहां पर क्या है, वहां संविधान बनाने वाला अगर बेवकूफ नहीं है तो वो संविधान सर्वोच्च है का व्यवस्था देगा। नहीं तो क्या होगा, सब सरकार आपस में लड़ेगा। ऐसे ही लड़ता है। ऐसे ही देखते होंगे कि इन लोग किस प्रकार संविधान से छोटा छोटा पॉइंट निकाल के एक दूसरे को नीचा गिराने में लगा रहता है, भले पब्लिक जाए जहां जाए। अब जरा सोचिए वैसा रहता, अगर पावर दे दिया जाता पूर्ण संविधान को अगर वीक रखता तो क्या होता। अब जब संविधान सर्वोच्च है तो स्वाभाविक बात है कि न्यायपालिका की भूमिका क्या होगी, मजबूत हो जाएगी। और जब न्यायपालिका की प्रक्रिया मजबूत होगी तो क्या होगी, यथोचित विधि प्रक्रिया होगी। क्या होगी, यथोचित विधि प्रक्रिया वहां पर हो। यानी कि न्यायपालिका को संसद द्वारा बनाए गए कानून को क्या होगा, या विधानसभा द्वारा बनाए गए कानून को शून्य करने की शक्ति होगी। यथोचित विधि प्रक्रिया का मतलब ही यही होता है, न्यायपालिका को क्या होगा, विधायिका द्वारा, चाहे कोई भी विधायिका है, केंद्र है राज्य है, कोई मतलब नहीं, विधायिका द्वारा बनाए गए कानून को शून्य करने की शक्ति प्राप्त होती है। लेकिन ध्यान रखिएगा, न्यायपालिका भी क्या है, वो संसद के अंदर ही है, सॉरी संविधान के अंदर ही है। ऐसा नहीं कि वह भारत में सब संविधान के अंतर्गत है। यहां तक कि संसद को संविधान का क्या करने का शक्ति है, संसद को संविधान का संशोधन करने की शक्ति है, लेकिन वो उतना भी ही संशोधन कर सकता है जितना कि संसद के संविधान उसको छूट दिया है। और अगर जब उस छूट से बाहर बढ़ता है तब वहीं पे फिर न्यायपालिका आ जाता है, संरक्षक रखा हुआ है वो। इसलिए हमारे देश का संशोधन के बारे में क्या कहा जाता है, कठोर भी है लचीला भी, यानी कि आप कर भी सकते हैं लेकिन मनमानी नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि आपको छूट दिया संशोधन करने का, कुछ भी कर लीजिएगा, ऐसा नहीं, आपको मनमानी भी नहीं चलेगा। हाँ, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अब जो परिवर्तन होता है, परिवर्तन जिस हिसाब से परिस्थिति परिवर्तन हो रहा उस हिसाब से आप कीजिए। लेकिन जो मूल सिद्धांत है, संविधान का जो मूल सिद्धांत है, जो हमारे प्रस्तावना में जो उल्लिखित किया गया है, जो का या फिर कहिए जो मूल ढांचा है संविधान का, उसको आप बदल नहीं सकते हैं, उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं होना चाहिए। तो विधि का शासन समझ गए। अब ये समझ में आ गई होगी आप लोगों का कि आप लोगों जिस चीज की तैयारी कर रहे हैं वो कितनी बड़ी जिम्मेवारी है। और जब इतनी बड़ी जिम्मेवारी है तो वो एग्जाम कोई साधारण तो होगा नहीं कि हंसते खेलते निकाल ले। सबसे पहले क्या होना होगा, आपको एक जिम्मेवारी अपने आप में महसूस करना होगा। एक सिविल सर्विस स्टूडेंट का सबसे बड़ा गुण ये होना चाहिए, आपको कोई स्टूडेंट एग्जाम देने के बाद, पास होने के बाद ऑफिसर नहीं बनता है। जो स्टूडेंट एग्जाम देने से पहले अपने आप को ऑफिसर मान लेता है वही सिविल सर्विस निकाल सकता है। मान सकता है मतलब ये है मेरा
आप बाहर आए, सड़क पर कचरा देखा, आम आदमी उस कचरा को देखा, थोड़ा गुस्सा हुआ व्यवस्था पे, शासन पे, लोगों पर, निकल गया। एक सिविल सर्विस का स्टूडेंट को गुस्सा नहीं होना, उसको सोचना आखिर यहाँ ये कचरा यहाँ से नहीं जा रहा तो क्या कारण है, क्यों यहाँ कचरा फेंकने के लिए लोग मजबूर है, क्यों प्रशासन यहाँ से नहीं उठा पा रहा है, किसकी गलती है। बात समझे, सोचने का जो तरीका होता है ना, वो बदलना पड़ता है सबसे पहले सिविल सर्विस की तैयारी में। एक आम व्यक्ति की तरह आपको नहीं सोचना होगा, तरीका बदलना होगा, आपको एक ऑफिसर की तरह सोचना होगा। जो जब आप ये सोचना शुरू कर दीजिएगा कि नहीं, अगर हम यहाँ ऑफिसर होते तो हम क्या कदम उठाते, तब जाकर के क्या होगा, आपके अंदर एक सिविल सर्विस का जो गुण होता है, एक सिविल ऑफिसर का वो गुण आएगा। और जब वो गुण आएगा, फिर आप समझिए कि हाँ, अब हम एग्जाम में, इस एग्जाम में फाइट करके अपना एक सीट लेने के लिए अब हम तैयार हैं। नहीं तो इसमें कोई बात नहीं है। ऐसे कई बीपीएससी में जो पीटी हर साल निकाल लेते हैं। असल में है क्या कि बीपीएससी का एग्जाम लेने का जो तरीका थोड़ा ऐसा है कि इस तरह थोड़ा सा दिमाग लगाए तो हो जाए। जैसे हिस्ट्री, इसमें सबसे बड़ी बात है कि 50 से 60% क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड होता है। जो प्रीवियस ईयर अच्छे से पढ़ लिया थोड़ा डिस्क्रिप्शन के साथ डिप्थ में, तो 50 नहीं 50 तो 40 तो जरूर आएगा। तो 60 क्वेश्चन तो उसका फिक्स है, आ गया। करंट भी इसका सिंपल होता है, जैसे यूपीएससी वगैरह का जो करंट होता है बहुत टफ में रहता है, काफी घुमा के देता है। तो वैसा होता नहीं, सिंपल करंट रहता है। 30 क्वेश्चन, वो भी आजकल इतना ना ज्यादा, गूगल के जमाने में करंट का इतना ना ज्यादा हो गया है सेट प्रैक्टिस कि हो ही जाता है। तो 90 क्वेश्चन फिक्स है, हो गया। उसके बाद नेगेटिव मार्क्स है नहीं, तो 120 भी कट ऑफ हो तो लाने वाला ले आता है, कोई बड़ी बात नहीं है। बात समझे। लेकिन ये फॉर्मूला मेंस में नहीं चलेगा, ये पीटी में तो चल गया, मेंस में नहीं चला। वहां आपको फिर वही उसी तरीके से आना होगा जैसे एक सिविल सर्विस के स्टूडेंट को आना चाहिए। आप लोगों का कोई सवाल? नहीं सर। ठीक है, तो आज यही स्टॉप करते हैं आज का क्लास, लगभग 2 घंटे से हो रही है। ठीक ना, कल भी होगी, कल हम लोग कुछ और समझते हैं। सिविल कोशिश ये की है कि आप लोगों को ये भी समझा दे कि सिविल सर्विस क्या है, और एक टॉपिक भी, जैसे एक टॉपिक आप लोगों को कुछ कुछ समझ में आ गए होंगे कि आप सबसे पहले अस्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका, राज्य व्यवस्था का, जो भारत में जो राज्य व्यवस्था है, विधि का शासन क्या है, संसद का सर्वोच्चता का मतलब क्या है, संविधान का सर्वोच्चता का क्या मतलब है। तो कोशिश यही किए थे कि दोनों चीज हो जाए, आप लोगों को ये भी समझ में आ जाए कि सिविल सर्विस है क्या, और कुछ कुछ टॉपिक भी क्लियर आप लोगों का हो जाए, और क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है सिविल सर्विस की तैयारी में, किस स्तर पे जाके पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ये भी आप लोग समझ जाए। ठीक है, कल कुछ सर हम लोग पॉलिटिक्स। हाँ बोलिए। सर ऑप्शनल के लिए हाँ अगर हिस्ट्री ऑप्शनल है तो उसका तैयारी बेसिक से कहाँ से शुरू, किस क्लास से लगभग शुरू किया जाए? देखिए, 6 to 12 तो आपको करना ही करना है, ठीक है। एनसीईआरटी। इसमें हाँ, एनसीईआरटी। इसके बाद विपिन जी चंद्र का, आपको विपिन चंद्र का जो आजकल आता है ना प्राइवेट पब्लिकेशन वाला, वो नहीं, जो दिल्ली जी यूनिवर्सिटी वाला आता है, वो वाला पुराना वाला, जो कि रेयर मिलता है। हालांकि वो नहीं मिल रहा है, तो हम लोग अब कोशिश कर रहे हैं, मेरे पास एक आया है, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि उसको टाइप करवा के पीडीएफ फॉर्म में जी जी अवेलेबल कर, लेकिन उसमें समय लगेगा, 2 से 3 महीना तो लग ही जाएगा, इतना ज्यादा टाइप करना आसान नहीं है। सर, पीटी के लिए देखे हैं बिहार स्पेशल से भी कुछ क्वेश्चन डाला, हाँ, तो बीपीएससी का दे रहे और आप बिहार स्पेशल का क्वेश्चन तो नहीं रहे, ऐसा होगा। सर तो बिहार स्पेशल के लिए सबसे बढ़िया बुक कौन सा है?
सबसे बढ़िया होता है इम्तियाज अहमद। इम्तियाज अहमद। हाँ, इम्तियाज अहमद होता है। और दूसरा में एक आजकल आया है शायद क्राउन का, शायद इसकी क्राउन या केबीसी नैनो का आया है। बाकी सब सेम ही रहता है, इम्तियाज अहमद थोड़ा ये डिफरेंट रहता है, बाकी सब वही होता है। एक ही राइटर होता है, कवर बदल देता है, थोड़ा बहुत मैटर बदल देता है, ज्यादातर पब्लिकेशन वही होता है मार्केट में। खासकर बीपीएससी से रिलेटेड जो 80% पब्लिकेशन दिखते हैं ना, तो राइटर लगभग जी एक जी। के रहता है, बस कवर बदल देता है, थोड़ा बहुत कंटेंट बदल देता है, तरीका बदल देता है। तो अब सर हम सिविल लोग, सर्विसेज के लिए हाँ बोलिए, हाँ बोलिए मनीष जी। है कि हाँ, पे पड़ता है, तो ये एबिलिटी डेवलप करने के लिए कोई तरीका? आपकी आवाज फ्रेश से नहीं आई मनीष जी, एक बार आप फिर से अपना सवाल कीजिए। बोले हैं सिविल सर्विसेज के लिए मेंटल स्टडी कंटिन्यूटी एकदम आना चाहिए हमेशा। और मेन आंसर राइटिंग सर सीखेंगे कैसे? कल के क्लास में आंसर राइटिंग के ही बारे में, हालांकि आज कुछ बताए भी थे शुरुआत में, आप शुरू में जुड़े नहीं, तो शुरुआत हम जी इसी से किए। सिविल सर्विस सबसे पहले हम बीपीएससी से, ऐसे चिंता मत करने की बात नहीं है, नहीं भी जुड़े तो क्लास रिकॉर्डेड किया गया है, ये आपको आधे से एक जी घंटा में रिकॉर्डिंग रूम में अवेलेबल हो जाएगा। क्लासरूम का सबसे लास्ट में जाइएगा, रिकॉर्डिंग लिखा रहता है, तो वहां पर जी अवेलेबल जी हो जाएंगे, तो आप लोग सुन सकते हैं, देख सकते हैं दोनों। तो वहां पर हम सबसे पहले आपको यही बताए कि बीपीएससी सिलेबस क्या और स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए, रणनीति, सही रणनीति। तो सही रणनीति यही बताए थे उसमें जी कि आपको मेंस से तैयारी शुरू करना है, ठीक। और जब मेंस जी से तैयारी करना है शुरू, तो इसमें आपको अपने आप इंटरव्यू भी तैयारी होगा और पीटी भी होगा, ठीक। और जब आप मेंस की जी तैयारी शुरू करेंगे, तो बिना आंसर राइटिंग का तो मेंस अधूरा है, और आंसर राइटिंग जी जी करना भी चाहिए। सामान्यतः स्टूडेंट के साथ प्रॉब्लम क्या है ना, जैसे वो आंसर राइटिंग शुरू किया, नहीं लिखा गया, तो हमसे नहीं होता है, बैठ गया उस वो, यानी उसको ऐसा लगता है कि आज हम आंसर राइटिंग किए और कल हमको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिल जाना चाहिए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है। लेकिन आंसर राइटिंग करना चाहिए। आंसर राइटिंग करने से क्या फायदा है, आप मान के चलिए आज एक टॉपिक पढ़े, मौलिक अधिकार, ठीक। अब आप उस पर लिखे जी जो आता है, जरूरी नहीं है कि एकदम हमको बहुत अच्छा लिखना है, तो जो भी लिखे। तो जब आप लिखना शुरू करेंगे ना, तो आपका जब हाथ लिखना शुरू करेगा, तो माइंड आपका हाथ को ऑर्डर दिया, आपका हाथ जी आपके माइंड से बताओ हमको मौलिक अधिकार में, और माइंड आपको बता रहा। तो यहाँ पर जो मिसिंग होगा, यानी जो माइंड नहीं बता पा रहा आपका हाथ को, आपको ध्यान जाएगा, अच्छा हम जो ये पढ़े, मेरा ये वाला सेक्शन कमजोर रह गया, अब हमको इसको मजबूत करना चाहिए। सबसे पहला फायदा ये हुआ, आपको अपनी कमजोरी पता चला, जी कौन सा पार्ट कमजोर रह गया। दूसरा फायदा, जो आप लिखे आपको ये पता चल गया कि कौन सा पार्ट आपका मजबूत है, कौन सा याद है, कौन सा याद नहीं है, ये पता चला। तीसरा क्या होता है, एक दिन में कोई भी व्यक्ति जो होता है, ऐसा नहीं हाँ होता है कि वो जी लिखना उसका हो जाएगा। जब तक आप एक बार लिखेंगे, दो, जब आपको खुद रियलाइज होगा, आप जैसे लिखे, आप पढ़े, लिखने के बाद पढ़िए, आपको अच्छा अच्छा नहीं लिखे इसमें ना, लिखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि ये वाला पॉइंट को हम ऐसे कर सकते थे। देखिए ये अक्सर होता है ना, आप एक चीज को समझिए, आप अपना एक सामान्य लाइफ को ही देखिए, क्या होता है, हम लोग कभी कभी बैठ के सोचते हैं ना, फलना समय में इठो काम कर लिए होते ना, आज लाइफ ऐसा होता, यस सोचते सर। हैं ना। यस सर। यही चीज है, बस आंसर राइटिंग में भी यही चीज होता है, जब आप लिखिएगा ना, तो पता, अच्छा फलना जगह हम ये अभी वाला पॉइंट डालेंगे ना, तो और पढ़ने में अच्छा लगता है। अभी सोच रहे हैं कि टेंथ से पढ़े रहते तो अवर तक अभी तक बन गए रहते। बिल्कुल, तो वही चीज होता है आंसर राइटिंग में। जब आंसर राइटिंग आप लिखे, अब एक बात समझे, अगर इस बीच आप 11th में पढ़ाई छोड़ दिए होते और आप कोई बिजनेस में सेट हो गए होते और एक अच्छा जी कमाई कर लिए, तब ये बात आप सोचते, नहीं ये सर। बात हमको
नहीं सोचते, लेकिन आप उस ट्रैक में रहे तभी आप ऐसा सोच रहे हैं। तो यही चीज है आंसर राइटिंग में। जब आप लिखे, लिखने के बाद जब आप पढ़े, तो पढ़ने के बाद आपको रियलाइज होगा, अच्छा यहाँ पर ये वाला पॉइंट नहीं लिखते तो ज्यादा अच्छा लगता, ये वाला पॉइंट बेकार ले गए, या यहाँ ये वाला पॉइंट लिख देते ना और अच्छा लगता पढ़ने में, या इसमें थोड़ा शब्दों को इस प्रकार से पेश करते तो प्रस्तुतिकरण मजबूत होता। तो आंसर राइटिंग में सबसे इंपॉर्टेंट पहला चीज यही है कि जो भी पढ़े लिखिए। जरूरी नहीं है कि हमको 300 शब्द में ही लिखना, 100 शब्द लिखने का क्षमता है ना, लिखिए। जैसे जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में होंगे हमारे, तो उसमें देखते होंगे बीच बीच में आंसर राइटिंग का क्वेश्चन आता होगा, या टेलीग्राम में भी जो लोग होंगे तो उसमें देखते यस सर, होंगे हम देखे नीचे, हाँ, फॉर न्यू स्टूडेंट, और उसको छोटा छोटा क्वेश्चन देते। तो उद्देश्य यही है कि आप बड़े क्वेश्चन से डरिए मत, छोटा को लिखिए। और जब आप छोटा लिखेंगे ना, तो बड़ा क्वेश्चन लिखने का क्षमता अपने आप में अपने आप आ जाएगा, आपको उसके लिए और किसी को जरूरत नहीं पड़ेगा। लेकिन यहाँ क्या प्रॉब्लम है, यहाँ शॉर्टकट ज्यादा खोजता है स्टूडेंट हर चीज में। टेस्ट है तो शॉर्टकट यस सर, चाहिए कि हम 15 को सेट प्रैक्टिस करें और उसी में से 50-100 क्वेश्चन आ जाना चाहिए। जैसे कई स्टूडेंट आएंगे, सर ये आपका 15 से 20 ये जो सेट है इसमें से सर कितना क्वेश्चन आ जाएगा। भाई हमको उतना अगर पता होता तो बीपीएससी वाले, हम बीपीएससी में क्वेश्चन सेट नहीं ना करते, हम बता पाएंगे। हम लोग यस सर, बीपीएससी का जो पैटर्न क्वेश्चन आता है एक अनुमान लगा करके डालते हैं, हाँ ये आया, फिर इस हिसाब से डालते हैं कि आपका पूरा टॉपिक ही कवर करवा दे सब्जेक्ट को, यानी कि क्वेश्चन कहाँ से आएगा, बुक से ही आएगा ना। तो टेस्ट यस लेने का तरीका हम लोग इस हिसाब से रखते हैं कि पूरा बुक से ही आपका कवर करवा दे। अब इसमें फंसने का सब फंस सकता है। अगर हम लोग टेक्निकली दृष्टिकोण से दिखाना शुरू करेंगे स्टूडेंट को, तो पता चला कि 150 में 130 क्वेश्चन मेरा ही नहीं सबका फंसेगा, हर इंस्टीट्यूट का। तो मेरा कितना फंस रहा है इंपॉर्टेंट नहीं है, आप उसमें से कितना बना के आए, आप सेट दिए कितना आपको याद रहा और कितना बना के आए, वो इंपॉर्टेंट है। अब ये यस बात स्टूडेंट नहीं समझना चाहता है। तो आंसर राइटिंग वही है। आप बहुत स्टूडेंट है, सर आप हमको सिखाइए, तो भाई ये सिखाने का चीज थोड़ी ना है। बहुत स्टूडेंट, सर आप हर क्वेश्चन का ना एक आंसर का हमको सैंपल भेज दीजिए जिसको देख के हम लिख ले। तो उसको हम सीधा कहते हैं कि एक काम करना, मार्केट जाना, वहां क्वेश्चन बैंक मिलता है 200 रुपए का, खरीद के ला के देख के लिख लो, फिर मेरी क्या जरूरत है। जब आप वही करेंगे तो मेरी और कोई जरूरत रहा। इंपॉर्टेंट है आपके अंदर का इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना। यस सर, तो आंसर राइटिंग में यही चीज है कि डेली प्रैक्टिस कीजिए। और दूसरा, किसी भी टॉपर या किसी को भी फॉलो मत कीजिए। होता है ना कि फलना फलना टॉपर जो है ना ऐसा लिखा, हाँ उससे प्रेरणा लेना अच्छी बात है, जैसे आप उसका कॉपी देखे, तौर तरीका सीखना कि इसमें वो यस सर, कौन सी बात से बचा, कौन सा बातों पर वो ज्यादा ध्यान दिया, किस प्रकार का। लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब मान के चलिए बहुत सा कोई आंसर राइटिंग कर रहा है, ठीक, उसका मैप मजबूत है, वो मैप का प्रस्तुतिकरण किया। आपका मैप मजबूत नहीं है, आपका भाषा शैली मजबूत है, आप भाषा शैली को प्रस्तुतिकरण कीजिए। अब इसमें कुछ स्टूडेंट क्या होता है, किसी टॉपर का देखा कि मैप उसका, अब वो जबरदस्ती मैप बनाता है, उसका मैप बनता अच्छा नहीं है लेकिन वो जबरदस्ती बना रहा है। नतीजा क्या हुआ, आपका जो पॉजिटिव पॉइंट रहा वो दब गया। जो आपका पॉजिटिव यस सर, पॉइंट है भाषा, वो दब गया चेक करने वाले का। और ये एक साइकोलॉजिकल बात है कि नेगेटिव पे ध्यान जल्दी जाता है किसी का भी, वहां ये हो यस जाती, दिक्कत होती। बात सीधी सी है, अगर अजय देवगन अपनी मूवी में सोचे कि हम डांस करें, उसका कोई फिल्म हिट होगा? नहीं सर, उसका उसका प्लस पॉइंट क्या है, डायलॉग, उस पर डायलॉग, ध्यान देता है। ऋतिक रोशन सोचेगा हम अजय देवगन की तरह डायलॉग दे और डांस ना करे, होगा? वो उसका प्लस पॉइंट है, डांस। अपने आंसर राइटिंग में यही जरूरी होता है कि आप दूसरे को फॉलो ना करें। ज्यादातर स्टूडेंट वही गलती करता है, टॉपर का कॉपी देखा है तो अब उसी को वो फॉलो कर रहा है। या कोई टॉपर का एक एक स्टूडेंट देखेंगे वो खरीदता है। अगर कोई स्टूडेंट निकालेगा, फलना टॉपर का जो है मेरे पास आंसर राइटिंग कॉपी है, कौन खरीदेगा, वो खरीदने जाता है। उसके बाद कई पिछले बार 66वीं में कई स्टूडेंट एडमिशन लिए, पेमेंट किए, कभी आंसर राइटिंग नहीं किए। क्यों?
तो बोले हमको हम दूसरे इंस्टीट्यूट आंसर राइटिंग से जुड़े हुए हैं, वो ना हमको क्वेश्चन सैंपल में आंसर का डेमो लिख के भेजता। बोले वो तो हम समझाते ही है, आंसर राइटिंग में हम लोग जैसे वीडियो क्लास होती है ना, ऐसे ही वीडियो क्लास में समझाते भी, लेकिन हम सैंपल नहीं देते हैं लिख करके कि हाँ यही तो आपको घुमा फिरा के लिख के देना। जब वो दे ही दिए तो फिर आप किए क्या, फायदा क्या। उसके स्थान पे हम लोग मौका देते हैं कि आप एक क्वेश्चन को 5 बार लिखिए, हम 5 बार आपका कॉपी चेक करेंगे, हम मना नहीं करेंगे, लेकिन आंसर देने वाला बात नहीं। आपको खुद में इम्प्रूव लाना, हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं ना, हाँ क्या नहीं लिखना है, कैसे लिखना, वो आपको समझा रहे हैं। तो यस वो सर। एक होता है। अब वो स्टूडेंट का देखिए पहले हो जाता था, पहले ये सब फॉर्मूला चलता था, क्योंकि कंपटीशन पहले उतना ज्यादा टफ नहीं था। अब तो बीपीएससी यूपीएससी बन चुका है लगभग, तो आज के डेट में यस ये सर। नहीं। हाँ, तो आंसर राइटिंग डेली कीजिए, जो भी पढ़ रहे हैं लिखने का प्रैक्टिस कीजिए, टॉपर को फॉलो में, और अपना जो आपका मजबूत पक्ष है उसको ज्यादा प्रस्तुत करने का कोशिश कीजिए। यस सर। भाषा शैली पे ध्यान रखना जरूरी है, शब्दों का चयन पर ध्यान रखना जरूरी है। कल उसके बारे में बताएंगे, कल के क्लास में यस सर। उसके यस बारे सर। में बताते हुए ही टॉपिक पर आगे चर्चा करेंगे। यस। चलिए ठीक है, फिर कल 7 बजे ही ठीक है सर। शुरू। ठीक है सर, गुड नाइट। गुड नाइट।